मेंटोर की क्या वैल्यू है एक डॉक्टर की लाइफ में? मेंटोर का मतलब ये होगा वो आपको हर तरीके से गाइड करता है, आपके कैरियर के अंदर, आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करता है। दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। 2 से 3 घंटे के अंदर वो हम उनको पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, 100 पेशेंट को देख। तो जस्ट बिकॉज के ब्रेन से लोग फैसिनेट होते हैं और ब्रेन इज काइंड ऑफ द किंग ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए न्यूरोसर्जरी की इतनी हाइप है। आप लोग पिक्चर्स में देखते हैं या जैसे आप सोचते हैं ब्रेन को एक्चुअली कि बहुत डेलिकेट सी कोई चीज़ है, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है, हैंडलिंग के अंदर बहुत मुश्किल होगी उसको, बिल्कुल ही वो डिस्पर्स ना हो जाए। सो एक्चुअली में भी ब्रेन या बिल्कुल ऐसे जिसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, जो सामने का दिमाग है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के वजह से। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो वैसे भी डिजीज़ की वजह से भी पेशेंट की पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है कि सैटिका एक्चुअली है क्या। लाइक कुछ लोग कहते हैं इसको कि कमर का दर्द है सिंपली, कुछ लोग उसको कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स है, कोई इसको कहेगा नस दबी हुई है इसके अंदर, हम इसको उर्दू में कहें तो अर्कुनिसा कहते हैं इसको। सीटी स्कैन नॉर्मल होने के बावजूद भी हेड इंजरी हो सकती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज ब्रेन इंजरी। और पीरो फकीरों पे जिनका ईमान होता है इस पे कि ये मिर्गी के दौरे हैं और अक्सर जो है वो जूता सुंघा दो पेशेंट को। न्यूरोसर्जरी फील्ड ही ऐसी है कि ये फुल ऑफ मिथ्स है, जहाँ पर हर पेशेंट आएगा आपको एक न्यू स्टोरी बताएगा, आते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आप ट्रीटमेंट बताने शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका मिथ ये होता है कि नहीं ये तो हमने करना ही नहीं है, तो नहीं हमारे किसी को हुई थी सर्जरी और वो तो अब चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहा, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने आप को जो है ना बेड पे डाल दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट आमना जमील और आज हम आपको लेकर चलेंगे द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मेडिकल फील्ड, न्यूरोसर्जरी। इमेजिन हैविंग द पावर टू हील विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ह्यूमन ब्रेन। तो आज हमारे साथ हैं प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर फ़ारूक जावेद, who is young and brilliant and one of the renowned neurosurgeon of our country, and he is practicing as a consultant neurosurgeon and assistant professor at Jinnah Postgraduate Medical Center, and he have specialized in spinal surgeries. तो डॉक्टर फ़ारूक से ना सिर्फ आज हम उनके करियर के हवाले से बात करेंगे बल्कि उनसे इंस्पिरेशन भी लेंगे, डे टू डे होने वाले न्यूरोलॉजिकल मसले या जो दिमाग की बीमारियां हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और न्यूरोसर्जरी का फ्यूचर भी जानेंगे। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर फ़ारूक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जी थैंक यू सो मच, और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में आज इनवाइट किया, और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो आम हमारी आवाम के लिए भी और हमारे पेशेंट्स के लिए भी और इसी तरीके से उन लोगों के लिए जो कि डॉक्टर्स हैं और न्यूरोसर्जरी में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू। अच्छा, आपके इंट्रोडक्शन में शायद हम इनफ नहीं बता पाए, तो आप खुद अपने बारे में पहले बताइए। व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस? जी मैं यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ और एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी, और पिछले 5 साल से मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर बात करें न्यूरोसर्जरी की, तो मैंने अपना कैरियर जो है वो न्यूरोसर्जरी में बहुत सी वजूहत की बिना पे स्टार्ट किया था। उसमें से एक वजह ये भी थी कि मुझे जो है वो उस वक्त बहुत फैसिनेट करता था कि हमें ब्रेन के हवाले से जब हम बात करते हैं, हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं, देखते बहुत कम है उसके हवाले से, और हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मिथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें एक्चुअली उसके बारे में मालूम नहीं होता। और फिर ये भी था कि मैंने अपनी हाउस जॉब के अंदर न्यूरोसर्जरी में मैंने रोटेशन भी की थी, तो उसकी वजह से भी, हालांकि उस वक्त जो हमारे डिपार्टमेंट था उसके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उससे बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेस होता, बट एक्चुअली आई हैड एन इंटरेस्ट इन न्यूरोसर्जरी, सो उसकी वजह से फिर मेरा ये हुआ कि नहीं मुझे न्यूरोसर्जरी करना है। और भी इसके अलावा जो मेरे पास रीज़न थे वो ये थे न्यूरोसर्जरी में आने के कि मैंने अपनी हाउस जॉब के बाद जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, ये तो मेरा श्योर था कि मैं जनरल सर्जरी या मतलब सर्जरी की किसी फील्ड में जाऊँगा, लेकिन जब मैंने जनरल सर्जरी स्टार्ट की, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जनरल सर्जरी से स्टार्ट होती है, तो मेरा यही था कि मैं उसको सर्च आउट करूं कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहां पर मैं जा सकता हूं। मेरे 2-3 इंटरेस्ट थे, एक मेरा न्यूरोसर्जरी सबसे टॉप पे था, सेकंड मेरा ये था कि मैं ऑर्थोपीडिक्स कर सकता हूं, थर्ड पे था कि अगर और कुछ नहीं तो मैं कार्डियोथोरेसिक या जनरल सर्जरी की तरफ जाऊँगा। अच्छा, क्या लोग न्यूरोसर्जरी इसलिए भी ऑप्ट करते हैं बिकॉज इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट ऑनरेबल हाई वैल्यू फील्ड, एंड व्हाई, लाइक व्हाट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग इट, बिकॉज देयर आर सो मेनी सर्जिकल स्पेशलिटीज हु इज एज कॉम्पिटेंट एज न्यूरोसर्जरी एंड एज हेक्टिक एज न्यूरोसर्जरीज। तो जस्ट बिकॉज के ब्रेन से लोग फैसिनेट होते हैं और ब्रेन इज काइंड ऑफ द किंग ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए न्यूरोसर्जरी की इतनी हाइप है, या वाकई ही कि लाइक गिव अस सम इनसाइट्स अबाउट द फील्ड। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि जब मैंने सर्जरी की ट्रेनिंग स्टार्ट की और मेरे पास ये 2-3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से सबसे पहला मेरे माइंड में आया कि मैं पहले सर्च आउट करूँ कि लोग न्यूरोसर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स क्यों चूज़ करते हैं। सो मैंने बहुत सारी उसकी जो है ना पूरे दुनिया के अंदर मैंने सर्च आउट किया कि यार उस पर आर्टिकल्स पढ़े मैंने,
और उसके ऊपर मैंने ये भी यहाँ तक भी गया कि हाँ कौन ज़्यादा करता है, कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है डॉक्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स के अंदर हैं। सो उसकी बेसिस के ऊपर मुझे यही हुआ कि न्यूरोसर्जरी एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत डिमांडिंग है, पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने स्टार्ट की थी, आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करें, सो हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल जो है ना ये बात शेयर करूँगा कि मैंने उस वक्त बहुत सर्च आउट किया था। उसमें से कुछ ऐसी फील्ड्स थी जो मेडिकल की फील्ड थी जो कि बहुत अर्न कर रहे थे, लाइक एनेस्थीसिया उस वक्त टॉप 10 के ऊपर था कि जो कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे। लेकिन जब सर्जरी की फील्ड्स के अंदर आते थे तो उसके अंदर ऑर्थोपीडिक एंड न्यूरोसर्जरी दोनों थे। बट चूँकि मेरा इंटरेस्ट न्यूरोसर्जरी की तरफ थोड़ा था और मेरा अपना इंक्लिनेशन जो है वो न्यूरोसर्जरी की तरफ थी, तो मैंने कहा नहीं। तो अगर गायनी लड़कियों के लिए लाइक फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक रिवॉर्डिंग फील्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो न्यूरोसर्जरी कैन बी फॉर द बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे बहुत इजी ऑप्शन होता था लड़कियों के लिए एक ज़माने में कि आप गायनी में चले जाएं, बहुत पैसा कमाएंगे, आपको बहुत एक अच्छी सी जॉब आपको मिल जाती है। तो लेकिन न्यूरोसर्जरी इसके लिए बिल्कुल इक्वली गर्ल्स के लिए ओपन है। एक ज़माने की बात की, तो अगर आज के ज़माने की बात करें तो आज फीमेल का क्या स्कोप है इस फील्ड में? बिल्कुल अब तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास आधे से ज़्यादा ट्रेनीज जो हैं वो हमारे पास फीमेल हैं। नहीं, होना और डिमांड में बहुत फ़र्क है ना। डिमांड में हमारी ऑडियंस की क्या डिमांड है? अभी तक अगर आप चल रहा है मेल और फीमेल बायस्ड डॉक्टर्स में कि अगर सर्जन है तो वो मेल ही अच्छा होगा और फीमेल न्यूरो सर्जन नहीं बन सकती या अच्छी न्यूरो सर्जन नहीं बन सकती। ये कहना बहुत मुश्किल है इस तरीके से, बट हाँ ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे ओवरऑल सर्जरी की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो मेल टू फीमेल रेशो अभी भी बरकरार है कि वो मेल बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 60-70% मेल हैं और बाकी 30-40% फीमेल हैं। और न्यूरोसर्जरी में भी ऐसा है, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड है उसके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स इसके अंदर आ रही हैं और पास भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास 4-5 ऐसी जो कि यंग न्यूरोसर्जन्स हैं, फीमेल हैं, और वो अभी पास आउट हुई हैं और वो अपना कैरियर बना रही हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली पाकिस्तान में कैरियर में ऐसे ही फ्लरिश कर रही है जैसे कि एक मेल न्यूरो सर्जन कर रहा है। क्या उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और क्या उनका भी पेशेंट फ्लो उस तरह से ही है जैसे कि एक मेल न्यूरो सर्जन का है? नहीं, दोनों इक्वली हैं, बिल्कुल इक्वली गुड हैं और उनकी प्रैक्टिस भी माशाल्लाह उसी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी। थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस ज़रूर आता है मेल और फीमेल के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली फ़ीमेल किसी हद तक और चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व होती है कि अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के अंदर मेल के मुकाबले में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ज़रूर आता है। बट ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो लेस कम्पिटेंट हैं या लेस ट्रेंड हैं, वो इक्वली ट्रेंड हैं और इक्वली अच्छे से। दैट इज नॉट स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग द फीमेल थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल उसके अंदर है। बिकॉज जहाँ पे हम न्यूरोसर्जरी की बात करते हैं, वैसे भी अगर हम किसी भी हवाले से बात करें, न्यूरोसर्जरी का जिक्र करें, अगर किसी पेशेंट ने कह दिया कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो कि न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड है, तो अगले बंदे का एक फ़ौरन से वो आता है कि अच्छा ओ माय गॉड, तो ये तो कोई बहुत बड़ी सी बीमारी होगी आपको। तो एक ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसको फेस पे थोड़ा सा जो है ना वो लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट जो उनके अटेंडेंट, उनका थोड़ा सा होता है इंक्लाइन कि वो मेल डॉक्टर्स के पास जाएं या थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं या किसी के रेफरेंस से चले जाएं। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस वाला काम न्यूरोसर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा है कि किसी का कोई पेशेंट पहले से ट्रीट हुआ है या किसी डॉक्टर ने रेफरेंस किया है किसी एक खास डॉक्टर के पास, तो वो फिर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली मेल ज़्यादा है। बट योर ओपिनियन एज अ न्यूरोसर्जन इज दैट फीमेल न्यूरोसर्जन इज एज कॉम्पिटेंट एज अ मेल? यस डेफिनेटली। ओके, एंड अच्छा, इससे मेरा ख्याल से कि हम बहुत जो है वो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो लेट्स कमिंग बैक टू योर फील्ड एंड व्हाई यू चोज न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर फ़ारूक, आपको लगता है कि किसी मेंटोर का कोई किरदार था आपके इस डिसीजन को लेने में, और अगर था और अगर नहीं भी था तो मेंटोर की क्या वैल्यू है एक डॉक्टर की लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है ये मेंटोरशिप के हवाले से। तो मेंटोर्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के अंदर, लेकिन न्यूरोसर्जरी की अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई मेंटोर होना जो कि आपको गाइड करे। अब मेंटोर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ ट्रेन करे, मेंटोर का मतलब ये होगा वो आपको हर तरीके से गाइड करता है, आपके कैरियर के अंदर, आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर, आपके कैरियर के अंदर, लाइक के वो आपको जो प्राइवेट प्रैक्टिस है आपकी उसके अंदर आपको हेल्प आउट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करता है। दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं है कि मेंटोर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करके उन्होंने आपको पास करवा दिया, पास आउट कर दिया और बस आप ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सो मेंटोर्स का होना बहुत ज़रूरी है और इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी था, मेरे लिए भी था कि मेरे पास बहुत अच्छे मुझे सीनियर्स अपने मिले जो कि एज अ मेंटोर, एज अ मुझे सीनियर कोलीग के तौर पर, और अब तो ऑब्वियसली एक मेंटोर्स जो होते हैं वो विद टाइम आपकी फैमिली मेम्बर की तरह बन जाते हैं। कि वो आपको हर तरीके से गाइड करते हैं कि आप ये करेंगे तो आप फ्लरिश करेंगे, आप ये करेंगे तो आपका कैरियर अच्छा जाएगा, आप ये करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आप अच्छे से पेशेंट से डील कैसे करेंगे। सो वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। तो मैं नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगा कि मेरे अपने जो सीनियर्स हैं, बिल्कुल जो हमारे जो कहते हैं मेरे दोनों प्रोफेसर्स थे,
डॉक्टर लाल रहमान और प्रोफेसर अज़हर रिजवी, वो दोनों मेरे मेंटोर्स रहे हैं और अभी तक हैं। वैसी तरीके से मुझसे आज भी मैं उनकी हेल्प लेता रहता हूँ। छोटे छोटे बातों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मैं उनको परेशान भी करता हूँ, तंग भी करता हूँ, बट ऑब्वियसली दे आर सो मच आई मीन हेल्पफुल टू मी। अच्छा, आपकी जर्नी के हवाले से अगर बात करें तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट से लेकर अभी प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन तक का जो सफ़र है, तो एक तो पहले ये बताइए कि जो हमारे एस्पायरिंग न्यूरोसर्जन से आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस जर्नी में, और सेकेंडली ये कि इस फील्ड की वजह से क्या आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड हुई है? मेरी अपनी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, और उससे पहले अगर मैं अपने मेडिकल स्कूल की बात करूँ, तो मेडिकल स्कूल में मैं तो हॉस्टल लाइट था। सो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था लाइफ का भी, बिकॉज हम लोग तो अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने घर के में रहने की आदत थी, प्राइमरी स्कूलिंग सब कुछ वहीं पर ही हुआ कॉलेज का। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं MBBS के लिए गया, तो वहाँ पर एक हॉस्टल की लाइफ थी, एक डिफरेंट बिल्कुल जो है ना वो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। फिर वो थोड़ा सा मतलब आपके पर्सनैलिटी के अंदर इमेच्योरिटी भी होती है, थोड़ा सा आप टीन एज से निकल रहे हुए होते हैं, तो आपके पास बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका कैरियर ग्रो करता है, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि मुझे अपने कैरियर के साथ एक्चुअली करना है क्या है। सो उस कैरियर के लिए बहुत सारी चैलेंजेस आए, फेस किए। जैसे हमने, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फील्ड के अंदर प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, एक अच्छी बात भी है कि हमें हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई एग्ज़ाम देना होता है सबसे पहले। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि आप एक एग्ज़ाम से निकले और आपको फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, और उसके लिए अपने पूरा जो है सब कुछ लगा देना उसके ऊपर। उसमें आपकी अमाउंट भी लगती है, उसमें आपके जो है वो टाइम भी उसके अंदर लगता है, और आपकी पूरी एनर्जी उसके अंदर जाती है। एग्जाम प्रोसेस जो है ये किसी भी स्पेशलाइजेशन के उसमें है, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए। लेकिन पर्टिकुलरली न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड कि अगर कोई न्यूरो सर्जरी चूज़ करता है, वो चैलेंजेस आपने क्या फेस किए फील्ड के हवाले से? जी, उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है हमारे पास। सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज वो ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड से इंस्टीट्यूट हैं जो कि न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग एक्चुअली करवाते हैं। बाकी फील्ड्स के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी के अंदर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये था। फिर आपको फील्ड में आपको इंस्टीट्यूट तो मिल जाए, उसके अंदर फिर आपको सीनियर कोई अच्छा मिले, अच्छा प्रोफेसर मिले, अच्छा मेंटोर मिले, ये उससे बड़ा चैलेंज है कि आपको ऐसे सीनियर्स मिलें जो कि आपको गाइड करें, आपको हेल्प आउट करें, बजाय इसके कि ऐसे हों कि वो आपको उतना अच्छे से ट्रेन ना कर सकें। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज जो कि हुआ। और लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे सारे जो सीनियर्स थे, जो मेरे से सारे जो सीनियर जो ट्रेन लोग थे वो भी, और जो ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे मिले, वो बहुत अच्छे थे, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे इस पूरे कैरियर के अंदर, पूरी जर्नी के अंदर। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग का आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा है? ट्रेनिंग का फेवरेट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का सबसे जो फेवरेट और इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली वो यही होता है कि आपकी ड्यूटीज़, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी कॉल्स या इमरजेंसी ड्यूटीज़, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग भी होता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा आपको पूरी जो है ना जर्नी में याद रहता है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ऐसे की थी। सारे सुनने वाले डॉक्टर्स ये आपसे एग्री करेंगे जो कॉल्स कर रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं हर एक अपना अपना जो पर्सपेक्टिव है, मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब उस 30 आवर्स की ड्यूटी के बाद घर जा रहे होते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपको फील है कि आता है कि आपने कुछ किया है अपने पेशेंट्स के लिए, आपने पूरी रात अपनी जो है ना वो जाग के गुजारी है ड्यूटी करके। इन दैट एस्पेक्ट यूनिक ये है कि हमारे पास जब हम ड्यूटीज़ करते हैं या इस तरह से हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट चैलेंजिंग केसेस आते हैं। उसमें हेड इंजरी के पेशेंट्स आते हैं जिसको आपको इमीडिएटली मैनेज करना होता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, इलेक्टिव होते हैं, जिनको आप आराम आराम से मैनेज कर सकते हैं, आप उनको OPD के बेसिस, क्लिनिक के बेसिस के ऊपर देखते हैं। बट चैलेंज ये होता है कि जब आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं और उनको आपको इमीडिएट केयर देनी पड़ती है हर हवाले से, चाहे आपको उनको कोई सर्जरी करनी पड़े, चाहे आप उनको इमीडिएटली कोई मेडिसिन के जरिए उनका प्रॉब्लम को रिलीव करना पड़े। सो वो बहुत जो इम्पोर्टेंट वो उसमें रहता है इसके अंदर। सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ योर स्पेशलिटी एंड व्हाट इज़ द मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्पेशलिटी? टफ भी और रिवॉर्डिंग भी, दोनों चीज़ें मैं तो सेम ही कहूँगा कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर जब आपको जितना भी टफ टाइम मिलता है, और रिवॉर्ड भी आपको उसी के थ्रू मिलता है। ठीक है, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपको हर तरह के केसेस जो कि चैलेंजिंग केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, एट टाइम्स आपके पास कभी कोई सीनियर अवेलेबल नहीं होता, एंड यू आर द ओनली वन टू टेक डिसीजन एंड टेक पेशेंट टू OR एंड ऑपरेट इट। सो वो जो, हाँ बिल्कुल, वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं आप उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और वो डिसीजन मेकिंग भी। ठीक है, कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ गई और आपने करना ही करना है अब आपने। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे मुश्किल पार्ट भी वही होता है कि आपको फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर उसको जस्टिफाई भी करना है अपने डिसीजन को, और पेशेंट को भी आपने सेव करना है। और फिर वही रिवार्डिंग भी होता है कि आपका जब आपका सीनियर आपसे कहता है कि हाँ यू हैव डन गुड जॉब, सो फिर एक रिवार्डिंग भी आपके लिए रहता है वो। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस तरह से रहा। Okay, Dr. Farooq, for all the medical students and all the aspiring neurosurgeons, why should someone choose your specialty and why should someone not to choose your specialty?
सो न्यूरोसर्जरी को चूज़ करने के लिए तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, आपको जैसे आपने शुरू में सवाल किया था कि फैसिनेट करता है ब्रेन या स्पाइन की सर्जरी, तो वो आपका हो सकता है उसके अंदर। इसी तरीके से आपको प्रोफेशन हो सकता है कि एक न्यूरोसर्जन जो है वो किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है। इसी तरीके से आपके इन्वायरमेंट के अंदर या आपकी पॉपुलेशन के अंदर न्यूरोसर्जरी कितना इंपॉर्टेंट है, कितने डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, तो ये सारे डिसीजन आपको हेल्प करते हैं न्यूरोसर्जरी के अंदर आने के लिए। तो और अगर मैं कहूँ कि चूज़ ना किया जाए न्यूरोसर्जरी, वो बहुत कहना मुश्किल है कि कोई ऐसी चीज़ है न्यूरोसर्जरी की। हाँ सिर्फ एक दो चीज़ें वो ज़रूर हैं कि न्यूरोसर्जरी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कैरियर इन मेडिकल प्रोफेशन। तो आपको 24/7 एट टाइम्स अपनी ड्यूटीज़ पे अपनी पेशेंट्स से कनेक्टेड रहना पड़ता है। आपका कोई भी एक आप सर्जरी करके आते हैं तो आपको उतना ज़्यादा बाकी फील्ड में शायद प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन न्यूरोसर्जरी में होता है कि जब तक कि पेशेंट आपका बिल्कुल कम्प्लीटली रिकवर ना हो जाए या डिस्चार्ज ना हो जाए, आपका कॉन्स्टेंटली माइंड उस तरफ रहता है कि मेरा पेशेंट मैंने ऑपरेट किया हुआ है, तो हाउ इज़ इट डूइंग। आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड रहना पड़ता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कि न्यूरोसर्जरी के अंदर लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार आपको हर वक्त जो ना मुश्किल में रहना पड़ता है, तो इस वजह से लोग शायद चूज़ ना करें न्यूरोसर्जरी। So as a neurosurgeon, how a typical day looks like for you? Like how are you managing the responsibilities, the career, the research part of the field? So the work-life balance. हमारी जो डेली रूटीन होती है वो यही होती है कि मॉर्निंग में 8 या 8:30 से हमारा डे स्टार्ट हो जाता है, एंड देन वी गो फॉर राउंड्स। हमारे मॉर्निंग राउंड्स होते हैं कि हम अपने जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 देखते हैं कि उनकी प्रोग्रेशन क्या है, डे टू डे प्रोग्रेशन, और विद इन जो हमारे पास जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं उनकी हम प्रोग्रेशन देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं उनके एक दिन अकॉर्डिंगली। में कितने पेशेंट्स देखते हैं ऑन एवरेज आप? डिपेंड करता है कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। अगर हमारा आज क्लिनिक्स हैं तो क्लिनिक्स के अंदर तो आपको 100 से ज़्यादा भी पेशेंट देखने पड़ 100 से सकते ज़्यादा हैं। जी, पेशेंट कितने ये भी हो घंटे की सकता ओपीडी है में? क्योंकि हम एक गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर यही होता है कि ओपीडीज़ हमारी 250-300 की ओपीडीज़ होती हैं उसके अंदर। तो उसमें से एक कंसल्टेंट 100 पेशेंट देख ही रहा होता है पर डे के हिसाब से। बट देयर आर डेज जहाँ पे हम लोग और ऑपरेशन ये थिएटर के 100 अंदर होते पेशेंट हैं। कितने टाइम स्पैन में देखे जाते हैं? ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, और कहने के लिए चैलेंजेस भी हैं कि हमारे पास हम 2 से 3 घंटे के अंदर वो हम उनको पेशेंट्स 100 को देख रहे patients, होते हैं, wow. 100 पेशेंट को देख रहे That's होते हैं ये incredible. हम। जी बिल्कुल। ऑलराइट, और कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड के अंदर 5 इयर्स होने को हैं। अभी दिसंबर में इंशाल्लाह में 5 इयर्स हो जाएंगे मुझे एज अ न्यूरोसर्जन काम करते हुए। उससे पहले ऑब्वियसली 5 इयर्स की ट्रेनिंग थी हमारी। ओके डॉक्टर फ़रूख, हमें ये बताएं कि क्यूरियोसिटी होती है कि लाइक हाउ डू ब्रेन फील व्हेन यू कट ओपन द स्कल? लाइक इज़ इट सॉफ्ट और इज़ जिस तरह से हम डायग्राम्स में पिक्चर्स में ब्रेन को देखते हैं, क्या ब्रेन वैसा ही नज़र आता है और लाइक टच करने में कैसा है? हाँ, जैसे आप लोग पिक्चर्स में देखते हैं या जैसे आप सोचते हैं ब्रेन को एक्चुअली कि बहुत डेलिकेट सी कोई चीज़ है, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है, हैंडलिंग के अंदर बहुत मुश्किल होगी उसको कि आप उसको हैंडल करेंगे तो बिल्कुल ही वो डिस्पर्स ना हो जाए। सो एक्चुअली में भी ब्रेन स्क्रैम्बल्ड एग्स? या बिल्कुल ऐसे ही है। सो ब्रेन को जब आप ओपन अप भी करते हैं और उसको देखते भी एक्चुअली नेकेड आई के साथ में, या उसको फील करते हैं विद हैंड्स या आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, वो एक्चुअली भी ऐसा ही है What कि was आप your उसको feeling बहुत when you जेंटल। first time cut open the brain and you touch the brain? ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट फीलिंग थी, आउट ऑफ वर्ल्ड होने वाली फीलिंग थी, बिकॉज आप बहुत जूनियर लेवल पे वो काम देख रहे होते हैं जो कि आप अभी तक सिर्फ सोच ही सकते हैं, वो आपने एक्चुअली देखा होता है या फील करता है। को देखा तो ये आया, ओ ये तो वही है जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू अप्रोच द ब्रेन लाइक थ्रू दिस हार्ड कोर व्हिच वी कॉल स्कल? तो हाउ डू यू अप्रोच द ब्रेन? सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हम लोग कैसे करते हैं सर्जरी अपनी, तो हमारा ये होता है कि हमें जो स्कल है हमारा वो बहुत एक हार्ड पार्ट है। हमें उसको जब ओपन अप करना होता है तो हम उसके अंदर होल्स बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ड्रिल्स होती हैं जिसके ज़रिए हम होल बनाते हैं उसके अंदर, और फिर हम मल्टीपल होल्स बनाकर उनको आपस में कनेक्ट करते हैं और हम बोन को एलिवेट करते हैं या बोन को उठा देते हैं। हम जब बोन को उठाते हैं तो उसके अंदर फिर ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको हम ड्यूरा कहते हैं। उस ड्यूरा को ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ मोटा जाते मोटा हैं। कुछ बताएंगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को जरा थोड़ा सा ऊपर से कि क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? सो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कह लें या सेगमेंट्स कह लें, वो डिफरेंट हैं। एक हमारा ऊपर का ब्रेन होता है जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके अंदर फिर हमारे 3 से 4 लोब कहते हैं उसको हम, या और छोटे पार्ट्स आप समझ लें, वो होते हैं उसके अंदर। उसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपके मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, कि आपकी याददाश्त जो है उसके हवाले से उनका फंक्शन है। इसी तरीके से कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं या कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको देखने के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपकी मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जो हमारे आर्म्स हैं या हमारी लेग्स हैं उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से उसके साथ साथ एक और सेगमेंट है जो कि इनकी
आर्म्स और लेग्स के अंदर जो सेंसेशन हम जो फील करते हैं, जो डिफरेंट सेंसेशंस है हमारी टच की, पेन की, जो सलाहियत है हमारी, उनको महसूस करने के लिए वो सेगमेंट्स जो हैं उसके लिए फोकस होते हैं वो। और इसी तरीके से इसके साथ साथ और बहुत से फंक्शंस हैं ब्रेन के, लाइक उसके अंदर हायर मेंटल फंक्शन है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है किसी और बंदे के साथ में, आप कैसे उसको परसीव करेंगे, बोलने के सेंटर्स हैं दिमाग के अंदर, इसी तरीके से स्लीप सेंटर्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, इसी तरीके से हमारे और जो फंक्शंस हैं हमारे, लाइक जो कंट्रोल करने के लिए हैं। अच्छा, अगर जिस तरह से आपने बताया कि ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो जब कोई ब्रेन सर्जरी अगर होती है और आप ब्रेन सर्जरी में एक ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट आप रिमूव कर रहे हो या एक जो डैमेज पार्ट है, तो क्या इंसान की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा चला जाता है? एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि लोगों के शायद कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब आप ब्रेन के अंदर जा रहे हैं तो आप ब्रेन में से कुछ ना कुछ तो निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ पे फोकस करना होता है। एंड इतनी सारी स्टडीज़ और इतनी सारी नॉलेज होने का फ़ायदा ही यही है कि वी नो कि हमें कहाँ से जाना है, हम किस जगह से जाएंगे तो हम मिनिमल डैमेज करके जाएंगे, या हम अपने जो भी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको मिनिमली हम टच करके जाएंगे। सो हमें हमेशा अपना जो कॉरिडोर है, जो एंट्री पॉइंट है, हमें वो ढूंढना पड़ता है कि जहाँ से ब्रेन के जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उसको हम टारगेट करें। सो इस तरीके से होता है, बचाया जाता है ब्रेन को। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही निकाल देते हैं, और ना ऐसा है कि अगर हम किसी की ब्रेन सर्जरी कर दें तो पेशेंट अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे चल के इस पर और भी मज़ीद बात करना चाहेंगे कि इनकी जो मिथ्स हैं हमारी ब्रेन सर्जरी के हवाले से, वो क्या क्या हैं और वो क्यों हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। अच्छा, ब्रेन सर्जरी के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि किसी ब्रेन सर्जरी के बाद किसी पेशेंट की पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा हो या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज हो गए हों? और अगर ऐसा कोई केस अगर आप डिस्कस करना चाहें हमसे। जी बिल्कुल, ऐसा ज़रूर होता है। उसकी 2-3 वजह होती हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, जो सामने का दिमाग है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के वास्ते, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसके अंदर अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो वैसे भी डिजीज़ की वजह से भी पेशेंट की पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है, और जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उसकी वजह से भी बाद में पेशेंट को पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वो मेनली सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल लोब से रिलेटेड है कि जब हमारा सामने का जो हिस्सा है अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा और 2-3 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक पेशेंट है, उसको मालूम है कि मेरा ब्रेन ट्यूमर है, तो उसकी एक ओवरऑल जो साइकोलॉजी है, उसकी वो एंजाइटी है या वो डिप्रेशन में चला जाता है उसको लेकर, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आते हैं, या लोग उसको बताते हैं कि ये तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या इसकी वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकते हैं। तो वो एक पर्सनैलिटी को ऑब्वियसली वो भी फिर काफ़ी अफेक्ट कर रहा होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज होते हैं, और ये आप पेशेंट्स को पहले काउंसिल करते हैं या उनकी फैमिली को काउंसिल करते हैं कि ये ब्रेन सर्जरी के बाद जो है वो इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं? हाँ, लेकिन जो और वाले मैंने आपको जैसे समझाया कि जो उनका डिप्रेशन रिलेटेड हैं या उनके साइकोलॉजी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम पेशेंट को फिर पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन करवाते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, हम उसको डिफरेंट तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस फेज से निकल आएँ कि उनको अंदाज़ा हो कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो चुकी है और अब वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री हैं। तो फिर वो उस पर्सनैलिटीज़ को वापस से इम्प्रूव कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने की तरफ आने के शुरू हो जाते हैं। कि अगर कोई बॉडी की सर्जरी होती है तो अब उससे जब आप रिकवर कर रहे हो, आपकी लेग सर्जरी हुई है, आपकी जो है वो इंटेस्टिनल सर्जरी हुई है या आपका सिजेरियन हुआ है, द पेशेंट नो, क्योंकि वो ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेंसेशन। लेकिन आफ्टर अ ब्रेन सर्जरी, अब उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है और वो रिकवर कर रहा है एनेस्थीसिया से, या उसको नहीं पता, या उस टाइम पे उसकी साइकोलॉजी क्या है, पेशेंट की साइकोलॉजी क्या है, या उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, या लाइक हाउ डू द पेशेंट फील एट दैट टाइम? सो एनेस्थीसिया या बेहोशी से रिकवरी के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, कोई ऐसा फ़र्क उसके अंदर नहीं आता। जैसे बाकी कोई भी सर्जरी करते हैं पूरी बेहोशी के अंदर अगर हम कर रहे हैं, तो सिमिलरली ब्रेन के अंदर भी कोई ऐसा मेजर डिफरेंस उसके अंदर नहीं आ रहा। अगर आप कहें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई अजीब सा फील होगा कि मेरी ब्रेन की सर्जरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट बिल्कुल इक्वली नॉर्मल रहता है सर्जरी के बाद भी। थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर उसके अंदर आती हैं बिकॉज एक मेजर सर्जरी है, प्रोलॉन्ग सर्जरी होती है अक्सर हमारी, और दूसरा ये कि स्कल एक क्लोज कैविटी है, एक बंद है बिल्कुल। जब आप उसको ओपन अप करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर आती हैं ब्रेन के अंदर, और वो फिर इमिडिएटली पेशेंट फील भी करता है। और वो क्या फील करता है, वो ये फील करता है कि उसको ओवरऑल थकावट फील हो रही होती है, फटीगनेस उसको फील हो रही होती है, थोड़ा बहुत उसको नोजिया हो रहा होता है अक्सर औकात, या उसको हेडेक भी होता है। यस, ही इज़ अवेयर ऑफ द सर्जरी कि मेरी हाँ ब्रेन की सर्जरी हुई है। ऑब्वियसली ही कैन नॉट सी हिज स्कल, तो उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कहाँ से इंसिजन दिया गया, कैसे इंसिजन दिया गया, बट ही नोज दैट। पेन एक्चुअली जो है वो 2-3 जगह से आता है।
जो मेजर पेन है वो स्किन का ही होता है, जैसे नॉर्मल किसी भी हमारी बॉडी की स्किन है, सिमिलरली हमारी जो सर की स्किन है वहाँ का जो पेन है वो वैसे ही होता है, लेकिन हम उसके अंदर एनेस्थीसिया देते हैं, हम लोकल ड्रग्स देते हैं उसके अंदर, वो उसको कहने को आप कह सकते हैं कि सुन कर देते हैं उस एरिया को, तो पेन उस तरीके से नहीं होता। हाँ, जब रिकवर हो जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत पेन होता है, वो नॉर्मल है। जी जी हाँ, वो सुचर्स की वजह से और कट लगने की वजह से वो होता है, और वो नॉर्मल पेन किसी भी जगह का हो, सिमिलर टू द ब्रेन सर्जरी एज वेल। ऑलराइट, ओके डॉक्टर फारूक, जो अनकॉन्शियसनेस होती है, बेहोश होना, या दूसरी चीज़ एक होती है कोमा, इसकी बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन के इफ़ द पेशेंट इज़ इन कोमा? सो बेहोशी या कोमा दो थोड़े से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बेहोशी की बात करें तो बेहोशी जो है वो मुख्तसर बिल्कुल एक वक्ती तौर पर हो सकती है, शॉर्ट लिविंग हो सकती है, बट अगर कोमा की बात करें तो बहुत प्रोलॉन्ग भी हो सकता है उसके अंदर। तो दोनों की थोड़ी सी उसके अंदर फ़र्क है उसके अंदर, लेकिन अगर आप कहें कि क्यों बेहोश होता है उसके अंदर, तो बहुत से रीज़न हो सकती हैं। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से टेम्परेरी तौर पर रुक जाए तो पेशेंट बेहोश होने का चांस है। इसी तरीके से अगर किसी को कोई हेड इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ब्रेन शेक कर जाता है एक वक्त के ऊपर, और उसकी वजह से ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंचती इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर, जो कि दिमाग के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पेशेंट को अवेक रखते हैं, जगा के रखते हैं। अगर उन एरियाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या उनको खून ब्लड की सप्लाई वक्ती तौर पे ना पहुंचे तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। इसी तरीके से और प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोई और ब्रेन के अंदर कोई रसौली है, ब्रेन के अंदर पानी का बढ़ जाना है, तो वो क्या करता है कि एक प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो स्कल है वो एक क्लोज कैविटी है, उसके अंदर कुछ भी बढ़ेगा प्रेशर अगर, तो वो कहीं से मेंटेन नहीं हो सकता, तो पेशेंट उसकी वजह से फिर बेहोश हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, और वही बेहोशी अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट कोमा में चला गया है, वो फिर उसकी फिर मैनेजमेंट एक डिफरेंट तरीके से हमें करनी पड़ती है। कोमा से पेशेंट वापस आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। कोमा की क्या पैथोफिजियोलॉजी है? कोमा में क्यों चला जाता है पेशेंट? यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर एक प्रॉब्लम है, बेहोशी की बता दें, पेशेंट एक कोमा में है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कोमा में ही पड़ा हुआ, उठ नहीं रहा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीजंस हैं बेहोश होने के या कोमा के, वही अगर प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, लाइक अगर ब्रेन में जो प्रेशर है वो प्रोलॉन्ग है और वो सही नहीं कर पा रहे, आप मेडिसिन के थ्रू भी नहीं कर पा रहे, या आप उसको सर्जरी भी कर रहे हैं और उसके ज़रिए भी नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से पेशेंट प्रोलॉन्ग कोमा में चला जाता है। या फिर ये होता है कि अगर वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो कि पेशेंट को जगा कर रखते हैं उनके अंदर परमानेंट डैमेज हो जाए, तो ऑब्वियसली पेशेंट फिर रिकवर नहीं करेगा, पेशेंट कोमा में रहेगा। हाँ, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो थोड़ा सा लंबा चलता है, हफ्ता 10 दिन चलता है, और पेशेंट उसके बाद रिकवर हो जाता है, तो वो भी एक फ़ेज़ है। बाजू का परमानेंट डैमेज होता है तो पेशेंट फिर बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन लाइफ लॉन्ग भी उसके अंदर चला जाता है कोमा के अंदर, तो बट रिकवरी पॉसिबल है। एक स्विच है ऑन ऑफ करने वाला, आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि एक स्विच है कि जिससे आप ऑन ऑफ हो जाते हैं, लेकिन वो स्विच बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको जो है वो स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर फारूक, एक बात और है कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो हर इंसान की इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एक दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं, तो ब्रेन का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कंपोजिशन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए, और क्या आप ये बिलीव करते हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है थ्रू राइट एक्सपोजर? डू यू रियली बिलीव इन द साइंस दैट न्यूरल नेटवर्क्स कैन ग्रो, न्यू न्यूरल नेटवर्क्स कैन ग्रो? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो पर्सनैलिटी है या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है या इंटेलिजेंस का लेवल है, ठीक है, या आपकी जो स्किल्स हैं, ये हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं। उसके बहुत से रीज़न्स हैं। एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बाद में जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम एक पर्सन को, लाइक एक बच्चा है, अगर आप उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर, एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर डालेंगे तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से बूम हो सकती हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को अगर आप किसी और चीज़ में डालेंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सो वो इनेट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ब्रेन के अंदर या पर्सनैलिटी के अंदर इनेट हैं, कि आप अगर उसी फील्ड के अंदर उस बच्चे को जाने देंगे जो कि उसका इंटरेस्ट है, सो ऑब्वियसली ही विल ग्रो मोर एंड बेटर रादर आप उसको किसी और चीज़ में डाल दें। क्यों है? अगर एक बच्चे का राइट एक्सपोजर दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो क्या उस बच्चे के न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट हैं, या कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करें कि वो बच्चा इंटेलेक्चुअली बेहतर कर सकता है उस बच्चे से जिसके पास एक्सपोजर नहीं है? जी बिल्कुल, जेनेटिक्स डिफरेंट है। जैसे हर बंदे की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंस है, इसी तरीके से जो अंदर जो ब्रेन की जो चेंजेस हैं वो भी डिफरेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से। ऑलराइट, और ब्रेन में होने वाली स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं उम्र गुजरने के साथ साथ, और किस एज से अमूमन ये स्टार्ट होती हैं?
जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम लोग अपने मेंटल हेल्थ के अंदर और ब्रेन हेल्थ के अंदर हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते, हम उस पर फोकस नहीं करते। हम अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस को तो बहुत ज़्यादा हम ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन को और मेंटल हेल्थ को उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से अब हमने देखा है कि पेशेंट जो हमारे पास इवन 40s में आ जाते हैं कि और उनके अंदर जब हम किसी भी वजह से ब्रेन का MRI करवा रहे होते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो सिकुड़ गया होता है। अगर आप वैसे भी कहें कि उम्र के हिसाब से क्या तब्दीलियाँ आती हैं तो वो यही होता है कि ब्रेन श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है फॉर सो मैनी रीजंस। उसके रीज़न जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो यही हैं कि उसके कोई कोमॉर्बिड्स होते हैं। कोमॉर्बिड्स हम उनको कहते हैं कि जो कैसी बीमारियां हैं जो कि हर दूसरे बंदे को हो सकती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, लाइक डायबिटीज़ है, कोई दिल की तकलीफ़ है, किसी को सांस के प्रॉब्लम है, इनको हम कहते हैं कोमॉर्बिड्स। इनकी वजह से क्या होता है कि दिमाग के ऊपर ऐसे असरात होते हैं जो कि परमानेंट होते जाते हैं वक्त के साथ साथ, और उनकी वजह से ओवरऑल जो दिमाग की या ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो कम होती जाती है। ब्रेन श्रिंक हो जाता है, उसकी जो फंक्शनल जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ब्रेन के श्रिंक होने से लाइफ स्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ता है? लाइफ स्टाइल पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, उसके अंदर, उसमें पर्सनैलिटी के अंदर फ़र्क पड़ता है, उसके अंदर आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, उसके अंदर आपको आपकी एनर्जी ओवरऑल कम हो जाती है कि आप नई चीज़ें नहीं कर सकें या और डिफरेंट चीज़ें करने की जो जो सलाहियत है या इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से उसकी जो लाइफ है वो उतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं रहेगी, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगी और वो अपनी जो नॉर्मल अच्छी से रूटीन एक लाइफ है वो नहीं गुजार पाएगा। पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेशेंट लोनली फील करने लग जाते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जब श्रिंक होगा ब्रेन तो वो क्या होगा कि उसका कोई नया भी कोई भी उसको डैमेज होगा, फॉर एग्जांपल कोई चोट लगती है किसी को या कोई और बीमारी होती है उसके अंदर, तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा उसके ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट उसको जो है वो कंप्रोमाइज़ ब्रेन के साथ में काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, तो कोई ऐसा तरीका है या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जिससे हम ये एज रिलेटेड ब्रेन डिफॉर्मिटीज़ को डिले कर सकें या प्रिवेंट कर सकें? जी बिल्कुल ऐसा है कि आपको एक बहुत अच्छी सी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत शुरू की एज से अपनाना पड़ता है ताकि आप जो लेटर ऑन जो डैमेज है उससे आप बच सकें। इसी तरीके से आपको जो हमने बात की कोमॉर्बिड्स की, कि आपको अपने डायबिटीज़ अगर खुदा न खास्ता किसी को है या उनको ब्लड प्रेशर है तो उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन सब चीज़ों का दिमाग के ऊपर और बॉडी के बाकी पार्ट्स के ऊपर भी इक्वली असर है, और वो फिर आपको अभी शायद ना दिखे लेकिन आपको जैसे आपकी एज ग्रो करेगी आपको वो दिखेंगे और बहुत अच्छे से दिखेंगे। फिर आपके लिए उनको कवर करना या उनसे रिकवरी फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, एज अ न्यूरो सर्जन और आप रीढ़ के हड्डी के माहिर अमराज हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा अपनी ओपीडी में भी और इमरजेंसी में आने वाले केसेस कौन से देखे हैं? जी, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हमारे पास यंग पेशेंट भी आते हैं कमर के दर्द के साथ में। अगर हम स्पाइन की बात करते हैं तो सबसे मेजर जो हमारा बल्क आता है पेशेंट्स का वो इसी से आता है कि कमर के दर्द। हर दूसरा पेशेंट आ रहा होता है कि कमर का दर्द, किसी ने वेट लिफ्ट कर लिया है, किसी ने कोई बाइक राइडर है, किसी ने कोई और एक्सरसाइज कर ली है जिसकी वजह से उसको हो गया कमर का दर्द। इसके बगैर भी आते हैं पेशेंट के, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई चोट नहीं लगी उनको, कोई वज़न नहीं उठाते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कमर का दर्द हो रहा है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, हमारी डेली रूटीन है, एक्सरसाइज का ना होना है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सारे बहुत से वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक्स भी चेंज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और हम बहुत जल्दी हम और आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि मेरे पास अभी लास्ट मंथ मैंने पेशेंट ऑपरेट किया जो कि 23 ईयर्स ओल्ड है और बैक की हमने उनकी सर्जरी की है, स्पाइन की सर्जरी की है। सो ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड आता जा रहा है कि यंग पेशेंट्स के अंदर भी हमें ये काम करना पड़ता है जो कि हम पहले 40s में, 50s में, इवन 60s में हम लोग सोच रहे होते थे। तो क्या इसका जो एक मेन मसला है वो पोस्चर इश्यूज़ हैं? क्योंकि अभी अच्छा कुछ लोग जो झुक कर बैठते हैं और वो झुक कर ही बैठते हैं, जिसको हम आम ज़बान में मेरा ख्याल से कुब निकलना कहते हैं कि कुब निकल आया है पीछे से। तो हाउ डैमेजिंग इज़ दैट टू आवर स्पाइन? मतलब हम यंग लोगों की स्पाइन क्यों ख़राब हो रही है इतनी? तो यंग लोगों की स्पाइन के ख़राब होने की, मैं जैसे पहले बोला कि एक पहले हमारी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का ना होना है, हमारी लाइफस्टाइल है कि हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और हमें नहीं अंदाज़ा बिल्कुल भी हम किस पोस्चर में बैठे हुए हैं। अनइंटरप्टेड सीटिंग बिल्कुल से भी होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आप एक बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक आप बैठे रहें और गलत पोस्चर में बैठे रहें तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट योर स्पाइन। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना पोस्चर बहुत अच्छा रखना पड़ता है, और आइडियल यही होता है जब आप देखते हैं हम गाड़ी की सीट्स की बात करते हैं कि आप अपराइट रख के बैठें। सिमिलरली हमारी जो बाकी जो सिटिंग्स हैं उनके अंदर भी यही है कि हम अपने आप को अपराइट रख कर बैठें और कोई ऐसा पोस्चर हम मेंटेन ना करें फॉर द लॉन्गर पीरियड के जिसके अंदर हमें प्रोलॉन्ग बाद में हमें उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, जहाँ कमर के दर्द की बात हो रही है तो वहाँ पे शियाटिका का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल से कॉमन और उसके साथ साथ बहुत वर्सनिंग सिम्टम्स के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। तो पहले शियाटिका होता क्यों है? क्या है शियाटिका? क्यों हो रहा है?
मैं सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि sciatica एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमारे पास इसके लिए बहुत सारी अल्फाज यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट, इसके लिए बहुत सारी हम टर्म यूज़ करते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं इसको कि कमर का दर्द है सिंपली, कुछ लोग उसको कहते हैं sciatica कहते हैं उसको, कुछ लोग उसको कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स है, कोई इसको कहेगा नस दबी हुई है इसके अंदर, ठीक है, हम इसको उर्दू में कहें तो अर्कुनिसा कहते हैं इसको। सो इस तरह की बहुत सी टर्म्स हैं जो कि एक ही चीज़ को सिमिलरली जो है वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं। बट एक्चुअली होता ये है कि जो sciatica या कमर का दर्द अगर आप कह रहे हैं तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। रीज़न्स में से अगर आप बिल्कुल बेसिक रीज़न स्टार्ट करें तो ये है कि किसी के पट्ठों में खिंचाव आ जाए, जिसको हम कहते हैं पट्ठों का अकड़पन हो गया उसको, क्योंकि आपने कोई वज़न उठा लिया अचानक से, आपने कोई ऐसा पोस्चर बना लिया कि जिससे आपकी कमर, जिसको आप कहते हैं चुक आ गया, ठीक है, तो वो आ गया उसके अंदर। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपके जो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क है वो वक्त के साथ में डीजनरेट हो जाती है, या आप समझ लें कि वो गल जाती है, आप अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें, और वो अपनी जगह से निकल के पीछे वहाँ से नसें गुजर रही हैं उनको दबा देती है, तो उसको फिर हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। और वो फिर वर्स भी हो सकता है, बहुत बुरी शेप में भी आ सकता है कि पेशेंट को कोई वीकनेस आ जाए, उसकी टांगों के अंदर कोई कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, या उसको पेशाब का कोई कंट्रोल ख़राब हो जाए उसका। ये भी इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि रीज़न क्या है इसका। हम उसको एक कवर तो कर सकते हैं एक टर्म के अंदर कि ये sciatica है या कमर का दर्द है, लेकिन उसके रीज़न बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप न्यूरो सर्जन को जाके मिलें, उनसे अपनी तस्दीक करवाएं कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम कोई ऐसा है मेजर कि जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, या सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हाईलाइट करना ज़रूरी है कि कब न्यूरो सर्जन के पास जाना है और कब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, क्योंकि आज भी लोग कमर के दर्द को लेकर ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, अगर मैं सही कह रही हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। तो ये रीढ़ की हड्डी का मसला न्यूरो सर्जरी का मसला है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कमर का दर्द है वो न्यूरो सर्जन्स के पास भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के पास भी जा रहे होते हैं, और इवन फिजिशियंस के पास भी जा रहे होते हैं। सो दो सिस्टम्स हैं, एक हमारा सिस्टम है या पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो कमर का दर्द है या स्पाइन रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूरो सर्जन डील कर रहा होता है। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर मिक्स है कि एक बिल्कुल अलग फील्ड है स्पाइन की, तो उसके अंदर ऑर्थोपेडिक्स के लोग भी जाते हैं, उसके अंदर न्यूरो सर्जन भी जाते हैं, तो लेकिन वो अपने आप को स्पाइन सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से स्पाइन सर्जन नहीं कह रहे होते, तो यहाँ पर हमारा ये है कि वो न्यूरो सर्जन के ही अंडर में आते हैं, बट ऑर्थोपेडिक्स भी कुछ लोग हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको कमर का दर्द है तो आप ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरो सर्जन किसी के भी पास जा सकते हैं। बेसिकली आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरो सर्जन हैं जो कि इसको पर्टिकुलरली देख रहे होते हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्थोपेडिक्स बाहर से ट्रेन होकर आ जाते हैं और वो करते हैं उसके प्रैक्टिस, बट बेसिकली हमारे जो अपना सिस्टम है उसके अंदर न्यूरो सर्जन के पास आपको थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि कमर का जो दर्द है उसको न्यूरो सर्जन डील करता है बेहतर तरीके से। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास sciatica के लिए या डिस्क प्रोलैप्स के लिए? जी, तो वो अगेन डिपेंड करता है कि हमारी उसकी वजह क्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ मसल स्पैज़म है तो वो हमारे थोड़ा सा बेड रेस्ट के साथ में अपनी रूटीन को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आप कोई बेंडिंग वाली मूवमेंट्स ना करें, आप झुक के कोई काम ना करें वक्ती तौर पर। ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी भर के लिए उसको कह दिया कि आपने अब कोई काम नहीं करना, आपने झुकना नहीं है या आपने बाइक इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। सिर्फ वक्ती तौर पर जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो अवॉइड करना होता है, लाइफस्टाइल में अपनी चेंजेस करनी होती है। साथ में फिजियोथेरापी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, जो मसल स्पैज़म है उसके अंदर भी। उसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत डिस्क प्रोलैप्स है जो कि माइल्ड कंप्रेशन कर रहा है या हल्का फुल्का नस को दबा रहा है, तो उसके अंदर फिजियोथेरापी और मेडिकेशन साथ में थोड़ा सा रेस्ट के साथ में पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल है डिस्क प्रोलैप्स? देखें रिवर्सिबल तो नहीं है, क्योंकि ये अगर वाकई डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि जब आप फिजियोथेरापी करवाते हैं या मेडिकेशंस लेते हैं तो वो जो कंप्रेशन है वो वक्ती तौर पर रिलीव हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो परमानेंट भी रिलीव हो जाता है कि वो जो नज़दीक आ गया, जो डिस्क है जो नस के नज़दीक आ गई है, वो थोड़ा सा अपनी जगह बना लेती है और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाती है उसके अंदर, और वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर वो दबाव बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें बहुत सी और चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। लाइक बाज़ औक़ात हमें इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं पेशेंट को कमर के अंदर ताकि उनको वक्ती तौर पे आराम मिले, या फिर हमें कोई सर्जरी करनी पड़ सकती है अगर वाकई डिस्क प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा हो चुका है और पेशेंट का और कोई हल नहीं बचा, तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ जाएगी। लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं फिर से ये बात करूँगा बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं, ना ही ऐसा है कि हम हर पेशेंट को ऑपरेट करके उसको बेड पे डाल देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ इंडिकेटेड होता है वहाँ पे सर्जरी बिल्कुल ज़रूरी है और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं और पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना फुल नॉर्मल रूटीन में जा सकता है।
तो कोई आप ऐसा केस आपने अपनी प्रैक्टिस में कि जो आपने कोई वर्स डिस्क प्रोलैप्स का या बहुत बुरा शैटिका का देखा हो और सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी हो, और कोई सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे किसी जी पेशेंट बिल्कुल की? बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मैंने ऑपरेट किया था जो कि पहले स्पाइन के लिए 2 बार ऑपरेट हो चुका था। उसका डिस्क का ही बेसिक प्रॉब्लम था। हालांकि जब स्टार्ट में उसने ऑपरेट करवाया तो इतना उसको मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, उसको पेन ज़रूर था और पेन के लिए उसकी सर्जरी इंडिकेटेड थी और होनी भी चाहिए थी, वो सर्जरी उसकी हो गई। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो लेस देन 1% ही क्यों ना हो, लेकिन वो जिसको होता है उसको लगता है ये तो 100% ही है। सो ऐसा हुआ उस पेशेंट के साथ में कि उसमें थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई और उसको दोबारा से ऑपरेट किया गया। फिर वो मेरे पास आया आफ्टर 3-4 मंथ्स, जहाँ पर वो बिल्कुल बेड बाउंड था। उसकी लेग्स अपनी कोई भी जो उसका वेट बेयर नहीं कर पा रही थी, उसको यूरिन का कंट्रोल उसके अंदर नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने फिर उसको दोबारा से प्लान आउट किया, हमने उसके बहुत सारे वर्कअप करवाया कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमने उसकी सर्जरी की। और सर्जरी में हमें फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा सर्जरी को, बिकॉज उसकी स्पाइन 2 मरतबा ऑपरेट होने की वजह से वीक हो चुकी थी। तो हमें उसमें फिर रॉड लगाने पड़े, स्क्रूज लगाने पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ये हुआ कि पेशेंट अब विद वॉकर विद सपोर्ट वो वॉक करने लग गया, अब चलने लग गया, उसके यूरिन के जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। और आई एम होपफुल कि वो अभी अगले कुछ वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर वो इतना एटलीस्ट हो जाएगा कि वो विदाउट सपोर्ट भी वॉक कर सकेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब काउंसिल डॉक्टर करते हैं और उनको रिस्क बताए जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाए, कि मतलब उनको अपने वॉशरूम जाने का भी पता नहीं चले, या वो चलने से ही बिल्कुल फॉर द लाइफ लॉन्ग जो है वो ना चल सकें, तो उससे किस हद तक ये सारी चीज़ें ट्रू हैं कि वाकई के स्पाइनल ऑपरेशंस में इन सब चीज़ों का रिस्क होता है? जी बिल्कुल, कोई भी सर्जरी अगर हम लेते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें रिस्क होते हैं, और वो पेशेंट को हम कम्प्लीटली गाइड भी करते हैं, वर्बली भी बताते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी देते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और उनकी परसेंटेजेस बताते हैं कि लाइक अगर किसी को यूरिन इनकॉन्टिनेंस आपने एग्जांपल दी, अगर हम उसको लेते हैं तो वो लेस देन 1% हो सकता है किसी पेशेंट के रेयर अंदर, चांस है रेयर चांस होता है। लेकिन फिर उसको देखना पड़ता है कि आया अगर एक पेशेंट है जो कि सर्जरी से पहले ही किसी को अगर इनकॉन्टिनेंस हो गई है, या किसी को सर्जरी से पहले ही उसकी टांगों में जान नहीं रही, उसमें ताकत नहीं रही, तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि हम जो सर्जरी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्या इसका मकसद हमारा आपका पेन रिलीफ करना है? क्या इसका मकसद आपकी टांगों की ताकत वापस लेकर आना है? क्या इसका मकसद आपका जो यूरिन का कंट्रोल है उसको वापस लाना है? या ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है। हाँ, अगर किसी को बाद में पेशेंट को डेवलप कर गया ऐसी कोई चीज़, तो हम उसके लिए फिर मज़ीद कुछ टेस्ट करवा के देखते हैं कि आया जो हमारा मकसद था सर्जरी का वो फुली अचीव हुआ है या वो पार्शली अचीव हुआ है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो पार्शली अचीव होता है और उसकी वजह से जो थोड़ी सी डिस्क बाकी रह जाती है वो पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही होती है। और फिर ये होता है कि हाँ, बाज़ औक़ात कुछ केसेस के अंदर हमें रीडू सर्जरी करनी पड़ती है और पेशेंट फिर फुली रिकवर कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिकवर कर जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्ट ही नहीं करते सर्जरी के लिए इस डर से कि वो जो है लाइफ लॉन्ग इम्पेयरमेंट ना हो जाए। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। और एज अ न्यूरो सर्जन मेरा ख्याल से कि कमर के दर्द के साथ साथ दूसरा सर का दर्द जी एक बहुत बिल्कुल। बड़ा मसला है, जो कि मेरा ख्याल से कि अब तो हर स्कूल गोइंग स्टूडेंट से ही जो है सर का दर्द शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर फ़ारूक, सर का दर्द एक तो वो है कि हम कहते हैं पैनाडॉल ले लो घर पे, जी और वहाँ से लेके सर के दर्द की ये कैफियत भी होती है कि लोग ओपीडी में इतनी मोटी मोटी फाइल्स के साथ आते हैं पूरे मुल्क के डॉक्टर्स के पास से घूम घूम के, क्योंकि उनका सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा और ना उसकी कोई कॉज है। तो सर के दर्द के हवाले से आप हमें बताएं कि क्या इसकी टाइप्स होती हैं? जी जी बिल्कुल। सर के दर्द की जो है बहुत सारी किस्म होती हैं उसके अंदर। अगर आप उसको डिफ़ाइन करें तो हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि हर दूसरा बंदा उसको लेबल कर देता है कि माइग्रेन हो रहा है इस पेशेंट को। ठीक है, माइग्रेन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जितना हम उसको लेबल करते हैं उतना ज़्यादा माइग्रेन एक्चुअली होता नहीं है, उससे बहुत कम होता है। लेकिन और बहुत सी किस्में हैं, लाइक हमारा टेंशन हेडेक होता है, लाइक क्लस्टर हेडेक होता है, लाइक आपकी ब्लड प्रेशर रिलेटेड हेडेक हो सकता है। इसी तरीके से और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन के अंदर कोई रसौली है उससे रिलेटेड हेडेक हो सकता है, दिमाग के अंदर पानी का बढ़ जाना उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी हिस्से को दिमाग के अंदर खून की सप्लाई नहीं पहुंची या खून निकल गया दिमाग के अंदर, फट गई कोई शरेयान, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी किस्में तो हैं कौन हेडेक सा की। हेडेक नॉर्मल है कि जिस पे आप घर पे पैनाडॉल ले सकते हो, और कौन सा हेडेक है कि जिस पे अब आपको जो है वो न्यूरो कंसल्टेशन की ज़रूरत है? लकली ये है कि पैनाडोल एक बहुत सेफ ड्रग है। सो अगर आपको सिंपल बिल्कुल हेडेक हो रहा है और कभी पहले ऐसा नहीं हुआ आपको, तो आप सिंपल उसको हेडेक के लिए आप पैनाडोल ले सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक पेशेंट है जिसको
फील हो रहा है कि ये हेडेक हर कुछ अरसे के बाद उसको आ जाता है, या एक हेडेक है जो कि मुस्तकिल होने जा रहा है कि आप काफ़ी दिनों से चल रहा है और जा भी नहीं रहा, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, पैनाडोल भी ले रहे हैं, उससे भी नहीं जा रहा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा उसके लिए ख्याल करना चाहिए और आपको फ़ौरन से अपने फिजिशियन को या न्यूरोसर्जन के पास आपको आकर दिखाना चाहिए ताकि वो उसको डायग्नोस करेगा। आप डायग्नोस खुद से नहीं कर सकते, आप बेसिक एक चीज़ ले सकते हैं पैनाडोल, लेकिन अगर वो उससे रिलीव नहीं हो रहा तो देन आपको ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप उसको डायग्नोस करवाएं कि एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं वो सिंपल हेडेक ही है कि वक्ती तौर पर हुआ है, या कोई उसके बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसको लेकर आगे जाके फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या सिंपल मसला बन हेडेक और सकता है। स्ट्रेस हेडेक एक सेम चीज़ है? स्ट्रेस हेडेक हम आप समझ लें कि एक वक्ती तौर पर होगा किसी भी एक स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो आपका फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे आपका मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे आपका और कोई मतलब अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड या आपका जो लोग हैं आसपास आपके उससे रिलेटेड, आपका कोई सोशल आपके पास कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है उससे रिलेटेड है, और वो आपके सिंपल जो मेडिकेशंस हैं उनसे चला जाएगा। लेकिन तो एक स्ट्रेस हेडेक को माइग्रेन से कैसे डिफरेंशिएट जी करेंगे बिल्कुल, हम? माइग्रेन एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है। माइग्रेन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि माइग्रेन ऐसा होता है कि वो रिलैप्सेस में आता है कि एक पेशेंट है उसको माइग्रेन हुआ या सर का दर्द हुआ, वो कुछ दिन कुछ घंटों चलेगा और फिर वो सेटल हो जाएगा और वही सेम किस्म का पेन उसको दोबारा कुछ अरसे के बाद होना शुरू हो जाएगा, और ये एपिसोड जब बार बार होती हैं तो उसको हम कहते हैं ये माइग्रेन है। उसकी वजह बहुत सारी हैं माइग्रेन की। माइग्रेन में ये होता है, प्रॉब्लम ये है कि माइग्रेन के साथ में कि वो यूजुअली जो वर्किंग क्लास है हमारी, जो यंग हमारी लॉट है, उनके अंदर होता ही अक्सर, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कंप्यूटर वर्क करते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको देखने के अंदर ये मिलता है। और उसकी फिर कॉजेज़ बहुत सारी हैं, उसके हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ ख़ास किस्म के खाने से होता है, चाहे वो ऑयली खाना खा लें, कुछ लोगों को चॉकलेट से होता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से होता है, इसी तरीके से कुछ लोगों को नींद का ना पूरा होना, ये भी काफ़ी एक बड़ा रीज़न है कि पेशेंट की जब स्लीप डिस्टर्बेंस होती है उसके अंदर होता है ये, या उनको वैसे कोई अपनी एंजाइटी हो रही है या कोई और स्ट्रेस है, किसी एग्ज़ाम का लाइक कोई स्ट्रेस है, या अपनी किसी मीटिंग का बहुत कोई इंटरेस्ट है, मतलब कोई प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी उनको माइग्रेन का वो ट्रिगर हो जाता है। माइग्रेन तो उनको चल रहा होता है लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है ये सारी वजह। तो फिर हम ये करते हैं कि पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि आपको जब भी माइग्रेन हो तो हम उनको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, सिंपल वो हम उनको कहते हैं एनसेड्स, जो बेसिक पेन किलर ड्रग्स होती हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हम उनको कहते हैं कि आप अपना एक पूरा वो बना लें पेपर जिसके ऊपर आप नोट डाउन करें कि लास्ट टाइम जब आपको हेडेक हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, आपने उससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी बिना के ऊपर आपको जो लगता हो कि ये रीज़न हो सकता है। फिर वो एक लिस्ट बन जाती है कुछ अरसे के बाद, फिर आप वो चीज़ें जब अवॉइड करते हैं तो आपका वो माइग्रेन की जो एपिसोड्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, और उसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली मेडिकेशंस का भी रोल है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो वक्ती तौर पे ले लेते हैं और वो सेटल हो जाता है। और आप माइग्रेन की मेडिसिन सिर्फ तभी लेते हो जब आपको अटैक हो रहा है, या आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर आप डायग्नोस्ड केस ऑफ माइग्रेन हैं तो आपने वो कंटिन्यू कोई मेडिकेशंस करनी होती हैं? जो माइग्रेन है उसके फेजेज़ हैं। माइग्रेन का एक वो फेज़ है जो कि आपको होता है कि जिसको हम कहते हैं प्रोड्रोम, कि हम माइग्रेन होने से पहले का जो इफेक्ट है वो कभी कभी 24 घंटे पहले होता है कि पेशेंट को फील हो रहा होता है कि मुझे अब बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, या उस पर कुछ प्रेशर आया तो उसको फील हो रहा है कि मुझे आगे कुछ टाइम के बाद मुझे माइग्रेन हो जाएगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट फेज़ है उसके अंदर आपको ड्रग लेना स्टार्ट कर देनी होती है कि जब, और बाकी वैसे रेगुलर रूटीन में आप नहीं लेते, अगर बिल्कुल आप सेटल हैं तो आपको कोई उसकी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली आपको एक कंटिन्यूस मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो जो प्रोड्रोम का फेज़ है उसमें आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको जो एपिसोड है माइग्रेन की वो बहुत उसकी सिविरिटी कम हो जाती है, उसकी शिद्दत बहुत कम हो जाती है, तो वो आप उससे बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, RTA जो हम कहते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा केसेस में मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा आने वाले केसेस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के होते हैं या फॉल के होते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा ब्रेन और आपकी रीढ़ की हड्डी को पहुंचने वाला नुकसान क्या होता है? जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, या वैसे अगर हम कह लें ट्रॉमा कह लें, ट्रॉमा का मतलब है किसी भी किस्म की चोट लग गई, ठीक है। अब वो फॉल भी हो सकता है कि कोई पेशेंट है वो ऊपर से गिर गया, किसी भी फ्लोर से गिर गया, बच्चे हैं वो सीढ़ियों से गिर कर आ जाते हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं कि बाइक वाले हैं उनको लग गई और वो आ गए हमारे पास। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइन दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ब्रेन का काम वही है कि जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन स्पाइन भी उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि स्पाइन जो हमारी जो मूवमेंट्स हैं, जो हाथ और पाँव की ताकत है, जो हमारे और सांस की बहाव है,
उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से रीढ़ की हड्डी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उनको बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत इमरजेंसी में उनको डील करना पड़ता है और प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइन को, कि हम सबसे पहले इसको डील करें। इसके अलावा जो बाकी इंजरीज़ हैं, लाइक कोई उनकी हड्डी टूट गई है या उनको किसी भी तरीके से और कोई फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, वो उनको हम थोड़ा सा बाद में हम डील करते हैं और पहले हमें प्रायोरिटाइज ब्रेन को और स्पाइन को करना पड़ता है इसका। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, जो खड़े हुए लोग होते हैं देख रहे होते हैं, तो लोग खींचातानी करते हैं या बेहोश आदमी को पानी भी पिला देते हैं, तो एक देखने वाले इंसान के लिए जो कि मदद करना चाहता है, उसके लिए क्या आपका मैसेज है कि उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पेशेंट की तरफ जब तक कि मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज का इंतज़ार किया जा रहा है? तो अगर आप किसी को देखें कि वो रोड साइड पर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये है कि उसको थोड़ा सा आप उस पोजीशन से, उस एनवायरनमेंट से साइड पे कर दें जिस एनवायरनमेंट में दोबारा रिस्क है कि कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट ट्रैक के ऊपर एक्सीडेंट होता है और सब कुछ वहीं मैनेज हो रहा होता है और पीछे आने वाली गाड़ियाँ उसको हिट किए जा रही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ्टी, आपकी अपनी भी, जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं या उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पेशेंट की भी सेफ्टी के लिए सबसे पहले आप उसको उस एनवायरनमेंट को सेफ बनाएं कि ताकि और एक्सीडेंट ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो इमरजेंसी हमारी सर्विसेज हैं, और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, अगर आप उनको टाइमली कॉल करते हैं तो वो टाइमली पहुंच भी जाती हैं और पेशेंट को सेफ भी कर लेते हैं, तो उनको आपने कॉल करना सबसे ज़रूरी है। इसी तरीके से जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि खींचातानी हो रही होती है, सब उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे होते हैं और ख़राब कर रहे होते हैं उसको। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट की जो अलाइनमेंट है, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, पेशेंट को बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट लिटा के रखना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पेशेंट है उसको ब्लड आ रहा है, मुँह से आ रहा है या वॉमिटिंग कर रहा है, तो आप उसकी गर्दन को थोड़ा सा टर्न करके उसको, ताकि वो जो वॉमिटिंग कर रहा है वो सांस में ना चली जाए और सांस का बहाव जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और चीज़ें आप ना करें कि आप उसको उठाने की, एक उसके जो है ना टांगों से पकड़ रहा है, एक उसके बाजू से पकड़ रहा है, इस तरीके से नहीं होता है। एक प्रॉपर उसका सिस्टम होता है, स्पाइनल बोर्ड कहते हैं, एक पूरा स्ट्रेचर नुमा चीज़ होती है कि आपको उसके ऊपर पेशेंट को लिटाना होता है और उसके ज़रिए आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं पर भी, चाहे एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र करना हो, चाहे आपको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है। तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपके पास सर्विसेज नहीं होंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप, अगर पेशेंट होश के अंदर है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें उसको पानी देने की या कुछ भी ऐसा करना। हाँ, उसके ऊपर आप पानी छिड़क तो सकते हैं लेकिन आप उसको पानी ना पिलाएं, बिकॉज हेड इंजरी के अंदर या उसको अगर एब्डोमिनल कोई इंजरीज हैं तो उसके अंदर अगर पानी देते हैं तो वो पेशेंट को ख़राब कर सकता है, अच्छा नहीं करेगा कभी भी इसके अंदर। ऑलराइट। और डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उस टाइम पे पेशेंट बिल्कुल ठीक फील कर रहा होता है कि ही इज़ ऑलराइट, और बच्चों में भी अक्सर बच्चे बेड से गिर जाते हैं तो उस वक्त बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं, या उस टाइम पे भी ऐसे क्या रेड फ्लैग साइन है कि जो अगर हों तो उनको इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने अच्छी टर्म इसमें यूज़ की, रेड फ्लैग्स। सो रेड फ्लैग्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी अलामतें हैं या निशानदेही है कि जिसके ज़रिए आप पेशेंट को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम घर पे करवाते हैं कि पेशेंट ठीक है, सीटी स्कैन भी ठीक है पेशेंट का और कोई मेजर इंजरी भी नहीं है, पेशेंट फिट है, आप उसको घर भेज सकते हैं। लेकिन उन साइंस का बताते हैं फैमिली को कि ये चीज़ें आ सकती हैं। लाइक उसके अंदर एक ये साइन है कि पेशेंट अगर किसी तरीके से अगर गनुदगी में चला जाए या उसको नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाए या इसी तरीके से उसका सर का दर्द मुस्तकिल रहे उसको, या उसको वॉमिटिंग्स हो जाएं। एक आध वॉमिटिंग नॉर्मल है, वो हो जाती है सर की चोट के अंदर, क्योंकि पूरा ब्रेन जो है वो शेक करता है तो उसकी वजह से एक आध वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वॉमिटिंग किसी पेशेंट को हो रही हो, वो भी एक रेड फ्लैग साइन है। इसी तरीके से हम बात करते हैं फिट्स या सीजर्स की, हम बात करते हैं कि किसी को मिर्गी के दौरे, वो भी चोट लगने की वजह से हो सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन है। इसी तरीके से एक पेशेंट है और उसको जो है कोई डेफिसिट आने लग जाए, डेफिसिट का हम वर्ड यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए कि कोई पेशेंट के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, लाइक उसका आर्म है वो काम करना छोड़ जाए, उसकी स्पीच है वो काम करना छोड़ जाए, तो वो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये 4-5 बड़े मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हम बता कर भेजते हैं पेशेंट को कि इनमें से कोई भी अलामत आएगी तो आपने फिर फ़ौरन से वापस इमरजेंसी में लेकर आना है इस पेशेंट को, क्योंकि सीटी स्कैन नॉर्मल होने के बावजूद भी हेड इंजरी हो सकती है। उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी, के पेशेंट के जो शेक हुआ उसका हेड, उसकी वजह से उसके अंदर ब्रेन में कुछ चेंजेस आ गई। वो सीटी स्कैन पे नहीं पिक हुई लेकिन वो आ ज़रूर गई पेशेंट को, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात पेशेंट प्रोलॉन्ग जो है ना, मतलब उनका लंबा हो जाता है कि उनकी रिकवरी प्रोलॉन्ग हो जाती है उसके अंदर।
अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, एज अ न्यूरो सर्जन आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है वाइल डीलिंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा? हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि प्राइमरी ब्रेन इंजरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी का मतलब है कि चोट या जो इम्पैक्ट लगा उसकी वजह से जो उसी वक्त इंजरी हो गई वो हो गई। हमारा जो चैलेंज होता है वो सेकेंडरी इंजरीज़ को, जो बाद में हो सकती हैं इंजरीज़। लाइक अगर ब्रेन के अंदर कोई चोट लग गई है तो ब्रेन की सप्लाई को, खूब जो ब्लड सप्लाई है, जो उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसको मेंटेन करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और पूरी गेम ही इसी के अराउंड होती है कि आपने जो ब्रेन है, जो वाइटल ऑर्गन है, सबसे वाइटल ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको आपने ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी ब्लड की सप्लाई वो मेंटेन रखनी है। और कोई ऐसी चीज़, चाहे वो खून है, चाहे वो हड्डी टूट के अंदर चली गई है, या कोई फॉरेन बॉडी उसके स्कल के अंदर चली गई, जैसे मैंने एग्जांपल दी पहले कोई कुल्हाड़ी की, या कोई और रॉड चला गया उसके अंदर, तो उसको भी जो प्रेशर वो डाल रहा है उसको भी फिर मैनेज करना, उसको भी निकालना, ये 3 बड़े चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। अच्छा, ऐसा एज अ न्यूरो सर्जन आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके पास बहुत ही कोई क्रिटिकल किस्म का ट्रॉमा केस आ रहा है और आपको पता है कि दिस पर्सन विल नेवर कम बैक टू लाइफ अगेन, बट स्टिल यू ऑपरेट ऑन दैट पेशेंट बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, तो उसमें भी डिसीजन मेकिंग कितनी मुश्किल होती है एज अ न्यूरो सर्जन? और सेकेंडली फैमिली को आप लोग कैसे काउंसिल करते हैं कि क्या फैमिली को ये इम्पैक्ट्स बताए जाते हैं कि इसका प्रोलॉन्ग या आफ्टर सर्जरी इफेक्ट्स क्या होंगे, या दिस पर्सन इज़ नेवर बी एबल टू बी कैपेबल टू रिज्यूम हिज एक्टिविटीज़, या ये पर्सन जो है अब ये वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा? जी बिल्कुल, उसके लिए हम जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं कि कुछ ब्रेन इंजरीज़ ऐसी हैं कि वो रिकवरेबल हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकती, हमें पता होता है पहले से, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि प्लस माइनस होती हैं, बीच की होती हैं, बॉर्डर लाइन होती हैं, कि जहाँ पे अगर हम टाइमली कुछ इंटरवेंशन कर दें, कोई सर्जरी कर दें, कोई मेडिसिन ऐसी दे दें कि जिससे पेशेंट की थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, और हम उसके ऊपर फिर फर्दर डिसीजन करें कि हमें कोई मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की हम कैटेगराइज उसको करते हैं उन कंडीशंस के अंदर। और बाज़ औक़ात ऑब्वियसली आप एक प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, इसी तरीके से और बहुत से प्रेशर्स आप, बट यू स्टिल लाइक यू हैव फेस दिस के ऐसा होता है कि यू नो दैट दिस पर्सन विल नेवर मेक बैक लाइक विल मेक जी बिल्कुल बैक टू लाइफ बिल्कुल ऐसा अगेन, होता है बट यू कुछ स्टिल कंडीशन, ऑपरेट? कुछ कंडीशन में ऐसा ज़रूर होता है कि हमें अंदाज़ा होता है कि पेशेंट की जो है वो हम उसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन लाइफ सेविंग के लिए हम ज़रूर करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही रह जाए, लेकिन उसकी एटलीस्ट लाइफ उसकी बच जाए, तो वो भी हम करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं, क्योंकि फैमिली के लिए ये मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ किसी पेशेंट को तो आपने बचाया, ठीक है, आप उसको बता ज़रूर देते हैं कि हाँ इसमें मेजर डेफिसिट रहेंगे, पेशेंट शायद बात ना कर सके, शायद वो अपनी एक्टिविटी ना कर सके, शायद वो नॉर्मल रूटीन लाइफ ना गुजार सके, लेकिन लाइफ किसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको तो हर हाल में बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर्जरी कर दें बेशक ही है बेड बाउंड रहे नहीं, पेशेंट? बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोगों के कहने के ऊपर करते हैं, लेकिन हमें अगर मालूम है कि हमें पता है कि अगर हम इसकी सर्जरी कर देते हैं और पेशेंट की लाइफ बच जाती है, चाहे वो जितने भी मसाइल के साथ हो, लेकिन लाइफ बचाना तो ऑब्वियसली हम उसको तो नहीं कर सकते। और सबसे लंबी सर्जरी आज तक आपने अपने करियर में कितने घंटे की है? लंबी सर्जरी बिल्कुल हो जाती है, वो खास तौर पर इलेक्टिव केसेस के अंदर होती है, ट्रॉमा के अंदर उतनी लंबी सर्जरीज तो नहीं होती, लेकिन वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे हम लोग स्पाइन की सर्जरीज करते हैं, डिफॉर्मिटी सर्जरीज। डिफॉर्मिटी का मतलब है कि किसी की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी है और आप उसको सीधा करने की सर्जरी करते हैं, तो वो बहुत लंबी लंबी सर्जरी होती है, वो 5-5, 6-6 घंटे की सर्जरी हो जाती हैं। इसी तरीके से कुछ ब्रेन की सर्जरीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल डीप डाउन जो इनर पार्ट्स हैं ब्रेन के, वहाँ पे आप जाके सर्जरी कर रहे होते हैं, तो बहुत प्रोलॉन्ग होती है कि आपको बहुत स्लोली जो है ना आराम से काम करना होता है, तो वो भी इसी तरीके से 5-6 आवर्स 7 आवर्स की सर्जरी हो जाती है। आपने सबसे लंबी अभी तक अपने करियर में हमने जो की है वो अंदाज़न यही होता है, 7 to 8 आवर्स वाली सर्जरी हम कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक, जो कॉन्जेनाइटल एनामिलीज़ होती हैं, जो पैदाइशी दिमाग के नुक्स होते हैं, उसमें जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसको ट्रीट किया जा सकता है आफ्टर बर्थ, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अनट्रीटेबल हैं? जी, दिमाग की बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि पैदाइशी होती हैं, ठीक है, उसको हम कैटेगराइज इस तरीके से करते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं कि जहाँ पे दिमाग के अंदर पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ब्रेन की अपनी डेवलपमेंट होती ही नहीं है, या बिल्कुल मिनिमम होती है, कि जिससे पेशेंट का बाद का सर्वाइवल मुश्किल होता है, तो वो ऐसी कंडीशंस हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन है पूरी तरह से बना ही नहीं है, ठीक है, उसमें पानी तो नहीं है लेकिन ब्रेन ही नहीं बना। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हड्डी है वो बनी नहीं है, और हड्डी ना बनने की वजह से ब्रेन जो है वो बाहर आ गया पूरा का पूरा। इस तरह की बहुत सी कंडीशंस होती हैं जाके हम जो पहले से डायग्नोज हो, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डायग्नोज हो सकती हैं कि इन पेशेंट्स को ये वाले मसले हैं, और वो बता भी दिया जाता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और वो ट्रीटेबल नहीं होती। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं कि जहाँ पर बहुत अच्छी सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ आप उनको सर्जरी कर देते हैं, तो उनकी वजह से पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ भी गुजार सकता है इसके अंदर।
चाहे वो बहुत बड़े बड़े मसले भी हों, लाइक कमर की रीढ़ की हड्डी के मसले आते हैं कि पेशेंट के कमर के ऊपर कोई दाना है, उसको पैदाइशी तौर पर वो दाना है। हाँ, तो अगर उसकी टाइमली सर्जरी हो जाए और पेशेंट की टांगों में हरकत पहले से बरकरार है, तो वो टाइमली सर्जरी से पेशेंट फुली रिकवर हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार लेते हैं। इसी तरीके से अगर किसी के सर के अंदर पानी है और वो एक मॉडरेट अमाउंट तक है, एक दरमियानी हद तक है, तो वो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसमें आप उसको ऑपरेशन करते हैं, उसमें हम कहते हैं शंट कहते हैं उसको, कि हम शंट उसको डालते हैं, वो पानी को हम डाइवर्ट कर देते हैं किसी और रास्ते के ज़रिए। तो वो भी एक अच्छी है और पेशेंट जो है बाद में फिर एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं उसके अंदर। ऑलराइट। और जो ब्रेन ट्यूमर्स पे अगर हम बात करें तो ब्रेन ट्यूमर्स ऐसा क्यों है कि ब्रेन ट्यूमर्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मास्क्ड हो जाते हैं और नहीं पता चलता टाइमली और काफ़ी देर बाद पता चलता है? तो ऐसी कौन सी लामात हैं कि जो अगर हों तो आपको एक रेड अलर्ट साइन है कि यू मस्ट नीड अ कंसल्टेशन? जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सी अलामतें हैं। एक तो दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ये है कि कोई भी अलामत जो कि मुसलसल रह रही हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वह अपने हेडेक को इग्नोर करते हैं कि मुझे सर का दर्द हो रहा है, चलो ठीक है यार, मुझे कोई प्रेशर है, मुझे आजकल नींद पूरी नहीं हो रही, मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो उसको वो रूटीन का ब्लड जो है ना हेडेक समझते हैं और वो ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी अलामत जो कि मुसलसल चल रही हो, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रूल आउट करवाएं, आप उसको चेक करवाएं कि ऐसा तो नहीं कुछ और अंडरग्राउंड चल रहा हो। इसी तरीके से बहुत सी और अलामतें हैं, लाइक सर के दर्द के अलावा किसी को झटके पड़ना, किसी के नज़र का कमज़ोर हो जाना, किसी के हाथ या पाँव में कमज़ोरी आ जाना, किसी की समझने की सलाहियत कम हो जाना या उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी जो अलामतें हैं वो हमें देखनी होती हैं कि ये जो कि हमें फिर उसमें वर्कअप करना पड़ता है कि आया वाकई ही ये किसी दिमाग की बीमारी से रिलेटेड है या कुछ और मसला है, क्योंकि बहुत सी अलामतें ऐसी हैं जो कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी दोनों की तरफ से आ सकती हैं। तो हमें पूरा बाजू का स्कैन करना पड़ जाता है, दिमाग का भी और रीढ़ की हड्डी का भी, कि वो अलामतें कहाँ से आ रही हैं। उसमें रसौली भी हो सकती है, उसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला फालिज का भी है, उसमें अक्सर उसमें आंसर शामिल हो सकता है, उसके अंदर जो है पानी का बढ़ना भी शामिल हो सकता है। तो ये बहुत सी वजह उसके अंदर हो सकती है। और ब्रेन ट्यूमर्स पूरी तरह से रिसेक्ट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं? जी, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स अब जो एडवांसेस हम कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर और अपनी जो एक्सपर्टीज़ के अंदर, और सिमिलरली जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अगर हम यूज़ करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स हैं अगर वो टाइमली डायग्नोज हो जाएं तो उनकी सर्जिकल क्योर अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा आगे की स्टेज, अगर हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज का कैंसर है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है अगर आप टाइमली उनको डायग्नोज कर लें, अपनी अलामतों के साथ में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और वो टाइमली आपको डायग्नोज कर ले MRI के ज़रिए, CT स्कैन के ज़रिए, तो उनकी फिर जो है वो इलाज मुमकिन है बिल्कुल। अच्छा, हमारा लास्ट सेगमेंट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। उसमें जो एपिलेप्सी, एक तो ये है कि एपिलेप्सी दौरे पड़ना, उसकी काफ़ी वजूहात होती हैं, लेकिन एपिलेप्सी जिसको हम डायग्नोज करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को आप कैसे बताते हैं कि यार तुम्हें क्या मसला है? जी, एपिलेप्सी या जिसको हम कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना, या इसको हम और आसान अल्फाज में फिट्स भी कहते हैं, इसको हम जो है वो बेहोश होना भी कहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि दिमाग से रिलेटेड है, या इसको हम कह लें कि ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन का भी जो ऊपर का हिस्सा है उससे रिलेटेड है। इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद उनको गर्दन तोड़ बुखार होता है बच्चों को, और उनको उसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है या फिट्स हो जाते हैं, और वो फिर उनको बहुत अरसे तक रहता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चों की पैदाइश के दौरान उनको दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम पहुंचती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर असर पड़ता है और उसकी वजह से उनको बाद में फिर फिट्स या एपिलेप्सी होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एपिलेप्सी वो भी है जहाँ पर किसी ब्रेन का कोई ट्यूमर है या ब्रेन में कोई रसौली है, जिसकी वजह से उनको बार बार फिट्स होते रहते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे है, इसको हम देखेंगे कैसे। अब मिर्गी में भी अगेन फ़ेज़ होते हैं इसके अंदर। एक वो फ़ेज़ है कि एक पेशेंट है, उसको पता है कि मुझे मिर्गी का दौरा होना है, अगले कुछ देर के बाद मुझे हो जाएगा, ऑल्दो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपनी ड्रग ज़रूर ले सकता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको होता ही है। हाँ, ड्रग ले लेता है तो उससे ये होता है कि अगर एक पेशेंट है वो रेगुलर ड्रग्स ले रहा है, टाइमली ड्रग ले रहा है, तो वो जो एपिसोड्स हैं वो मिनिमाइज़ भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात क्योर भी हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम ऐसा है, लाइक कोई रसौली है, कोई पानी का मसला है, और वो चीज़ वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, तो जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो एपिलेप्सी ख़त्म नहीं होगी। एक एपिलेप्सी वो है जो कि बगैर वजह के, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे ब्रेन के अंदर कोई आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गया और वो आप उसको सही तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं विद मेडिसन। तो उसके अंदर यही है कि आप उनको रेगुलर मेडिसिन पे रखते हैं और वो ट्रीट हो जाते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, ठीक है।
और कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप उनको जो है वो मेडिकली या सर्जिकली क्योर करते हैं उनको। और पीरो फ़कीरों पे जिनका ईमान होता है इस पे कि ये मिर्गी के दौरे हैं और अक्सर जो है वो जूता सुंघा दो पेशेंट को, तो इस पे क्या उन ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज? मैसेज उनके लिए यही है कि आप इस चीज़ से निकल आएँ कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप हर चीज़ को जो है वो पीरों फ़कीरों के ऊपर या जिनों पे डाल दें, ठीक है? कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है उसके अंदर और आपको उस बैकग्राउंड को सर्च आउट करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को एक ही तरीके से सोचने लग जाएँ कि यार इसको तो इसके ऊपर जिन है, इसको जो भी मसले होंगे वो जिन की वजह से होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक फिट्स एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसका इलाज मुमकिन है। जब तक कि आप उसको डायग्नोज नहीं करते, जब तक आप उसको देखते नहीं है कि उसकी वजह क्या है, जब तक उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएँ नज़दीक के और उसको आप अभी जब तक सारी अलामतें नहीं बताएंगे तो उनको नहीं अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। और एपिलेप्सी को फिर इलाज उसका इसी तरीके से मुमकिन है कि जब आप चाहेंगे उसको देखेंगे तो फिर ही होगा। बाकी पीरों फ़कीरों वाला इसमें कोई लेना देना अच्छा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आपको दौरा पड़ता है मिर्गी का? नहीं। जो उसके मैंने आपको पहले ही बोला 2 फेजेज़ उसके अंदर हैं। उसमें एक फ़ेज़ ये है कि पेशेंट को एक्टिवली सीजर्स होते हैं। सीजर्स का मतलब ये है कि जर्की मूवमेंट्स होती हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है? उस वक्त किसी हद तक वो पेशेंट थोड़ा सा होश में होता है कि उसको चीज़ें अपनी पता होती हैं कि मुझे कोई दौरा पड़ रहा है और मेरी मूवमेंट्स हो रही हैं लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर उसका एक सेकंड फ़ेज़ होता है कि जहाँ पेशेंट एक टाइम के लिए बेहोश हो जाता है उस दौरे के फ़ौरन बाद, ठीक है? वो कुछ मिनट्स का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें 2 फेज़ होते हैं। जो सेकंड फेज़ है जहाँ पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको अपनी कोई अलामात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी क्या-क्या अलामात हो रही हैं या क्या-क्या उसके साथ में हो रहा है। उसके लिए फिर ये होता है कि हम विटनेस से पूछते हैं कि जिसने देखा हो उसको, कि जो सामने उसको मुशाहिदा कर रहा है उस पेशेंट को कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है, उससे हम तफ़सील लेते हैं कि दौरान झटका उसको या फिट्स के दौरान उसको क्या-क्या हुआ। आँखें उसकी ऊपर चली गईं, उसने टंग बाइट अपनी ज़बान को चबा लिया, उसका कोई यूरिन पास हो गया उसका, ठीक है? या उसकी जो मूवमेंट्स हो रही थी हैंड्स की या लेग्स की वो किस किस्म की थी। तो उससे हम फिर डायग्नोज करते हैं कि ये किस किस्म की एपिलेप्सी है या किस किस्म का सीजर्स का अटैक था और उसकी फिर मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। सो इसके बैकग्राउंड में अगर आप जैसे कह रही हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है कि होता क्यों है ये, तो उसके होने की वजह यही है कि दिमाग में जो ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स हैं, ब्रेन के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट किया हुआ है वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो वो पाथवेज बने हुए हैं जिसके अंदर जो करंट है वो पास होता है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट्स के अंदर। तो जब वो उनका कंट्रोल नहीं होता, जब वो सेगमेंट्स एकदम से फायरिंग कर देते हैं हर तरफ से कि उसका कंट्रोल जो सेंटर है वो ख़राब हुआ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उनको फिर ये लामतें होती हैं कि उनको सीजर्स हो जाते हैं या फिट्स हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो मेडिकेशंस लेते हैं या वो जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो अपने ऑब्वियसली वो कुछ अरसे के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो सप्रेस हो जाएगी खुद से ही, ठीक है? तो जैसे ही वो सप्रेस हो जाती है या उसकी एनर्जी अपनी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कंट्रोल में आ जाते हैं और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। बट उस वक्त के लिए ये होता है कि पेशेंट एकदम से जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो एकदम से बूस्टअप हो जाती है। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी सबसे रीसेंट डिस्कवरीज न्यूरो सर्जरी में, रीसेंट टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस क्या हैं कि जिसने आपकी अटेंशन ग्रैब की हो? मेडिकल फील्ड एज अ होल और न्यूरो सर्जरी पर्टिकुलरली अगर आप कहें तो बहुत डेवलपमेंट है इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट से लेकर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो टूल्स हैं हमारे उनके अंदर बहुत चेंजेस आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे सिंपल सी एक बात करें कि एमआरआई, कि आपने हर दूसरे बंदे ने सुना होगा कि एमआरआई होता है, लेकिन एमआरआई के अंदर इतनी डाइवर्सिटी आ गई है, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आप एक एक पाथवे जो सिग्नल एक एक है जो कि बिलियंस के अंदर है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्या हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जहाँ पे हम बहुत जो पहले चीज़ों को हम नहीं कर पाते तो वो हम कर पाते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूँ कि हम इनको डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि कोई भी ब्रेन की सर्जरी है या स्पाइन की सर्जरी वो ओपन सर्जरी हम कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं कि ओपन का मतलब ये कि हमने एक बड़ा सा इंसिजन दिया और हमने उसको ओपन अप किया और ऑपरेट किया और फिर वापस से क्लोज़ कर दिया। इसी तरीके से हम एक और टर्म यूज़ करते हैं मिनिमल इन्वेजिव, कि छोटे से इंसिजन से हमने कुछ कर दिया, बड़ा काम बड़ा था लेकिन हमने उसको छोटे से इंसिजन से कर दिया। और उस मिनिमल इन्वेजिव की जो आजकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं कि आप एक छोटे से इंसिजन से, एक छोटे से सुराख से आप पूरे ब्रेन के अंदर बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते हैं। और उसी में से फिर एक टर्म ये भी है कि जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक या कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करना। वो हम ब्रेन के अंदर भी कर रहे हैं कि जहाँ पे ब्रेन के अंदर हम जाके कोई भी रसौली निकालते हैं या पानी का इलाज करते हैं कैमरे के ज़रिए। इसी तरीके से स्पाइन में भी हम ये कर रहे हैं काम कि कैमरे के ज़रिए हम जाके, जैसे पहले हमने बात की, हमारे सेगमेंट था कि हमने जो कमर के दर्द की या प्रोलैप्स डिस्क की हमने बात की, तो वहाँ पर भी यही है कि आजकल हम कैमरे के ज़रिए भी वो ऑपरेशंस करते हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्जरीज में हम करते थे, चीरे के साथ करते थे। तो अब एक छोटा सा
होल बनाते हैं, एक छोटा सा इंसिजन देते हैं और उसके ज़रिए हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। कोई ऐसी इन्वेंशन कि जिसको देख के लगा कि वाओ ये दिस इज़ अ गेम चेंजर? सो हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है अब हमारे पास रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के साथ में एआई का कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी चीज़ें फीड कर देते हैं कि आप पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन आपने किए हैं, आपने स्कैन्स किए हैं, एमआरआईज किए हैं, वो आप फिक्स कर देते हैं। और मैंने लास्ट जो देखा था वो ये था एआई का जो यूज़ था, उसमें ये था कि आप अपने सारे सिम्टम्स डालते हैं उसके अंदर, आप अपने सारी जो भी आपकी फाइंडिंग्स है वो डालते हैं और वो कंप्यूटर आपको जनरेट करके देता है कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। सो हम यहाँ तक पहुँचने जा रहे हैं कि जहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस वर्ल्ड के अंदर एआई के ज़रिए कि जहाँ पर हम बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी कि हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर या हमें अपने जूनियर्स को सिखाने के लिए भी कि आप उनको टास्क देंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्राइटेरिया है, आप बताएं इसकी मैनेजमेंट क्या है, और वो कंप्यूटर के सामने बैठ के डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली फिर सीनियर्स या जो क्वालिफाइड लोग हैं वो उसको चेक ज़रूर करेंगे। अच्छा, और दुनिया में ये जो भी स्टेम सेल थेरेपी का जो एक टर्मिनोलॉजी ज़ोर पकड़ रही है और हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है ये, तो इसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा बता दें कि स्टेम सेल थेरेपी आने वाले वक्तों में क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं आपके, किस तरह से न्यूरो सर्जरी की फील्ड को रूल करेगी, और इज़ इट ट्रू कि वाकई ही आप न्यूरोनल नेटवर्क्स को दोबारा से ग्रो कर सकते हो, न्यूरोनल टिश्यूज़ दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं? सो न्यू ट्रीटमेंट्स के अंदर ये जो आपने बात की स्टेम सेल थेरेपी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होने जा रहा है और अब से नहीं काफ़ी टाइम से, और उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है कि हाँ हमने पहले ये सोच लिया था कि कुछ हिस्से दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे हैं कि अगर वो नकारा हो जाए तो उसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन विद द स्टेम सेल अब वो चीज़ें पॉसिबल होती भी दिख रही हैं कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर एक पेशेंट है उसकी टांगें काम नहीं कर रही और वो बहुत अरसे से बेड बाउंड है, तो आप उसको स्टिमुलस दे सकते हैं, आप उसके साथ साथ जो स्टेम सेल थेरेपी है वो आप यूज़ कर सकते हैं और उससे पेशेंट को रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो 100% रिकवरी की तरफ शायद ना जाए, लेकिन इतनी रिकवरी ज़रूर हो सकती है कि वो अपनी जो डेली की रूटीन लाइफ है या अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको खुद से मेंटेन कर सके। ये ब्रेन में भी यूज़ किया जा रहा है और स्पाइन के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं इसको। ओके डॉक्टर फरूख, इज़ देयर एनी मिथ्स व्हिच यू वांट टू डिबंक अबाउट न्यूरो सर्जरी? न्यूरो सर्जरी फील्ड ही ऐसी है कि ये फुल ऑफ मिथ्स है कि जहाँ पर हर पेशेंट आएगा आपको एक न्यू स्टोरी बताएगा। जैसे ही आप किसी पेशेंट को उसके मर्ज़ के बारे में या उसकी मर्ज़ की तशख़ीस के बारे में बताना शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहले माइंड अक्सर ये होता है कि वो कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होती है अपनी बीमारी के हवाले से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से रेफ़र होकर आए होते हैं, पेरिफेरी से आए होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स या आप समझ लें कि जनरल फिजिशियंस के पास इलाज करके उनको आइडिया ज़रूर होता है कि हमारी बीमारी क्या है, तो वो आपके पास आते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आप ट्रीटमेंट बताने शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका मिथ ये होता है कि नहीं ये तो हमने करना ही नहीं है। किसी की भी दिमाग की सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, कामयाब नहीं होती। सिमिलरली आप स्पाइन की भी बात करें तो आप उनको कहेंगे कि आपको जो है ना ये छोटा सा मसला है, आपका डिस्क का प्रॉब्लम है, लेकिन वो दवाइयों से और फिजियोथेरापी से हल नहीं हो रहा, तो अब आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए बजाय इसके कि आप कोई मज़ीद बड़ा नुकसान कर लें अपना। तो लेकिन उनका सबसे पहला ये होता है कि नहीं ये तो नहीं, हमारे किसी को हुई थी सर्जरी और वो तो अब चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहा और उसके साथ तो बड़े बड़े मसले हो गए, अब तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने आप को जो है ना वो बेड पे डाल दें। सो ये सारी मिथ्स हैं, ठीक है। हर पेशेंट, मैं कहता हूँ कि हर पेशेंट जो है इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। हर पेशेंट की जो है वो पैथोफिजियोलॉजी, उसका बैकग्राउंड वो डिफरेंट है, उसकी बीमारी डिफरेंट है। हाँ, अगर एक पेशेंट है, एक छोटा सा मसला है डिस्क का, अगर इसी डिस्क के मसले को आप बड़ा बना लेंगे, आप उसको ट्रीट नहीं करवाएंगे टाइमली और पेशेंट वक्त के साथ में उसकी टांगें कमज़ोर हो जाएंगी, टांगें काम करना छोड़ जाएंगी और आप फिर मेरे पास आएंगे कि आप इसको ऑपरेट कर दें। मैं ऑपरेट तो करूँगा लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूंगा कि इसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक टाइम है। अगर आप टाइमली सर्जरी करवा लेते हैं, हम कहते हैं चलते फिरते में सर्जरी करवा लें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, पेन हुआ, आपने जाके सर्जरी करवाई, पेन आपका बिल्कुल रिलीव हो गया और आपको कोई प्रॉब्लम था भी नहीं, आप बिल्कुल फिट है। लेकिन आपने उसको डिले कर दिया, आप उसको सर्जरी को आपने इतना खींचा कि नहीं, आप उससे डर गए बहुत ज़्यादा या आपने लोगों की बातों पे इतना यकीन कर लिया, तो फिर आप उसको डिले करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। फिर हम आपको ट्रीट तो ज़रूर कर देंगे लेकिन आपको बता के ट्रीट करेंगे कि ये चीज़ें, इसके अंदर रिकवरी 100% नहीं होगी शायद आपकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेन के हवाले से भी ऐसा ही है कि ब्रेन का भी जिससे हम बात करें, चाहे वो छोटी सी कोई रसौली हो दिमाग के अंदर जो कि बहुत आसानी से निकल सकती है और हमें पता भी हो कि अगर आज नहीं निकालेंगे तो अगले 1-1.5 साल के बाद ये पेशेंट की लाइफ को या उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। हम बता भी देंगे लेकिन उनका ये होगा कि नहीं, ये तो अगर हम सर्जरी करवाएंगे तो पेशेंट तो उनकी जान चली जाएगी
उसको तो वो तो कोमा में चला जाएगा, जैसे आपने पहले जिक्र किया। सो वो इम्पॉर्टेंट है कि ये मिथ्स हैं, आपको डॉक्टर जो है उसकी बात पे भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। वो आपको सही ट्रीटमेंट बता रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर है आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक डॉक्टर की बात पे थोड़ा डाउट है या आप उसके डाउट तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिर भी ओपिनियन की एक ज़रूरत पड़ती है, तो आप जाएँ, आप 2 से 3 डॉक्टर से ओपिनियन ले लें। लेकिन अगर सारे डॉक्टर्स आपको एक ही तरह का मशवरा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये किसी जिन भूत की वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से नहीं है और इसके अंदर रिकवरी अच्छी है, तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको टाइमली उसका इलाज करवा लें, बजाय इसके कि आप जो है वो बाद में लेकर आएँ पेशेंट पे, जहाँ पे आपका जो है वो और मुश्किलात में पेशेंट आ जाए और पेशेंट की जान बचाना फिर वाकई मुमकिन ना रहे हमारे लिए। और फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इन आफ्टर न्यूरो सर्जरी और इवन इन द न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ लाइक शियाटिका और इन सब चीज़ों में? रिहेबिलिटेशन का पार्ट जो है वो हम एक मेजर पार्ट है हमारी मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम किसी भी डिज़ीज़ को ले लें तो उसके अंदर जब तक हम रिहेबिलिटेशन तक पेशेंट को नहीं लेके जाते तो पेशेंट की फुल रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट था, वो अपनी एक रूटीन में था, एक जॉब कर रहा था, अच्छी सी उसकी लाइफ थी, वो गुजार रहा था। उसको कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुआ, ब्रेन के हवाले से ले लें या स्पाइन के हवाले से ले लें, अब उसको ज़रूरत पड़ी है सर्जरी की और उसको कोई ना कोई वीकनेस आ गई है, कोई कमज़ोरी आ गई है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उसकी जॉब जाएगी। हमारे यहाँ यही होता है, कोई भी आपको ऐसी जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, सबसे पहले आपकी जॉब जाएगी, उसके बाद आपकी फैमिली सफ़र करेगी क्योंकि वो ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। फिर आपको रिकवरी, जब आपकी अगर कोई सर्जरी होती है या आपकी ट्रीटमेंट होती है तो आपको रिकवरी टाइम चाहिए, तो उसके अंदर फिर हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिहेबिलिटेशन के अंदर 4-5 बड़ी चीज़ें हैं। एक आपकी फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन है, जिसको हम फिजियोथेरेपी भी जनरली कह सकते हैं, हम फिज़िकल थेरेपी भी कहते हैं उसको, कि उसके अंदर आपकी जो वीकनेस आई है या जो आपकी कमज़ोरी आई है इतने अरसे के दौरान, हम उसको इम्प्रूव करें, उस कमज़ोरी को मिनिमाइज़ करें और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करें। इसी तरीके से आपको और तरह की रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है। सोशल रिहेबिलिटेशन है कि आप के जो आसपास के लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको नॉर्मलाइज फील करवाने की कोशिश करें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, जो प्रॉब्लम था वो ट्रीट हो चुका, आप उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आएँ। इसी तरीके से हमें फिर जॉब रिलेटेड होती है। एक पेशेंट था, अब उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही कि वो पहले कोई मजदूरी का काम करता था, आज उसकी सर्जरी तो हो गई, वो फिट हो गया, लेकिन उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मजदूरी वाला काम कर सके या कोई हैवी वर्क कर सके, तो उसको फिर रिहेबिलिटेशन चाहिए कि अपनी जॉब या अपना प्रोफेशन को चेंज करे ताकि वो अपनी रूटीन की तरफ या अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सके। साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिस्ट की हमें हेल्प चाहिए होती है, तो वो भी फिर रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डॉक्टर फ़ारूक, बहुत शुक्रिया अपने इतने हैक्टिक स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और आई होप सो कि सारी डिस्कशन जो है वो हमारी आवाम के काम आएगी। और अब आपका जो लास्ट मैसेज है आवाम के लिए, वो क्या होगा? जी, मैसेज मेरा यही है सबके लिए कि अगर कोई भी आपको अलामत ऐसी है जो कि न्यूरोसर्जरी से ख़ास तौर पर रिलेटेड है, तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर या न्यूरोसर्जन के पास आपको रब्ता करना चाहिए। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपका अपनी बिजी स्केजुअल में से 1-2 घंटे की आपको शायद उसमें से ब्रेक लेना पड़ जाए, लेकिन ये आपके आगे आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप उसको कोई बहुत बड़ा मसला बना लें या कोई ऐसी बीमारी हो जो कि बाद में खुदा न खास्ता काबिल इलाज ना रहे, तो इसलिए टाइमली जाके उसका इलाज करवाएं, उसकी तशख़ीस करवाएं और फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं रहेगा इसमें। और एस्पायरिंग न्यूरोसर्जन्स के लिए आपका क्या मैसेज है? यंग न्यूरोसर्जन्स के लिए या हमारे डॉक्टर्स जो कि न्यूरोसर्जरी की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि बहुत एक अच्छी और एक्साइटिंग फ़ील्ड है, और इसी तरीके से लेकिन आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी अपनी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आप जो है ना वो न्यूरोसर्जन कल को बन जाएंगे और आपका बहुत बड़ा नाम होगा। जब तक आप उसके अंदर एफर्ट पुट नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे और दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं, आपको डिफरेंट फेलोशिप्स करनी पड़ती हैं, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। मेहनत ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा है और इक्वली गुड है, ताकि जो है अगर आपको आना है न्यूरोसर्जरी के अंदर तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। और पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्कोप है, पूरी दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छे हमारे पास न्यूरोसर्जन हैं जो कि आपको ट्रेन भी कर सकते हैं और आप फिर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी इस प्रोफेशन के हवाले से गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक। थैंक यू सो मच आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने का। देखते रहिए स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट, और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक न्यू हेल्थ सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।